Hello everyone, welcome to Melbourne app and today we are going to discuss about the relative motion in 2D. ठीक है, और रिलेटिव मोशन इन 2D के कुछ एग्जांपल देखेंगे कि 2D में रिलेटिव मोशन कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिलेटिव मोशन ने देखा था क्या था। हमने एक सिंपल बात की थी कि जब आप मोशन को किसी मोशन को ऑब्जर्व करते हो, जब कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है उसको ऑब्जर्व करते हो तो ऑब्जर्वर का स्टेट क्या है उस पर बहुत फर्क पड़ता है कि आपको क्या दिखने वाला है। ठीक है, कि आप चीज़ को क्या देखने वाले, आपको चीज़ के बारे में क्या दिखेगा, ये डिपेंड करता है कि आप खुद किस स्टेट में हो। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात करते हैं कि हमने एक एग्जांपल लिया था पहले बस वाला कि सिंपल मानो कि आपका फ्रेंड और आप बस में बैठे हुए हो और मैं बाहर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या है, आप और आपके फ्रेंड दोनों ही बस के साथ आगे जा रहे हो, लेकिन वहीं अगर आप अपने फ्रेंड को देखोगे तो आपके लिए वो पर्सन रेस्ट पर है। ठीक है, वो पर्सन रेस्ट पे है, मतलब कि एक ही पर्सन दो अलग अलग ऑब्जर्वर, मुझे और आपको चलते हुए और रुका हुआ दोनों एक साथ दिख रहे हैं, दोनों को एक साथ चीज हो रही है। मुझे वही पर्सन चलता हुआ दिख रहा है और वही पर्सन आपको रुका हुआ रेस्ट पे दिख रहा है, तो ऑब्जर्वर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और इसके लिए हमने कुछ चीजें बात भी की थी। हमने जब भी रिलेटिव मोशन की बात किया था तो हमने वहां देखा था कि जब आप किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करते हो, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, वेलोसिटी ए वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर, जिसके रेस्पेक्ट में आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसकी वेलोसिटी को आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो। तो इस तरह से आप रिलेटिव मोशन को थोड़ा चेक करते आए थे। ठीक है, तो कुछ वैसी चीजें हम यहाँ देखने वाला है कि सर 2D में फर्क क्या पड़ेगा। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम बात करते हैं वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, कुछ नहीं करना, दो पार्ट में रिजोल्व करना है, एक्स और वाई में, और जैसे यहाँ फॉर्मूला बिल्कुल वैसा का वैसा इसको चिपका देना है। ठीक है, और कुछ नहीं आना है तो कम से कम इतना कर सकते हैं, स्टेप 1 रिजोल्व, तोड़ दो। ठीक है, रिजोल्व मतलब कि एक्स और वाई में कंपाउंड कर दिया जाए, फिर उनको अलग अलग सोल्व कर दिया जाए। स्टेप नंबर 2 फिर उनकी मोशन के अकॉर्डिंग उसको एक्स और वाई में तोड़ दिया जाए। ठीक है, फिर उनके रेस्पेक्टिव डायरेक्शन में आप उनको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, एक नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, तो वही चीज आप यहाँ देखने वाले हो। अब सर फर्क क्या है कि रिवर बोट में ऐसा स्पेशल क्या है, इसको बताया क्यों जा रहा है। ठीक है, देखो होता क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे जब आपने स्विमिंग वगैरह करते हो, अब आप जो स्विमिंग करते हो वो करते हो स्विमिंग पूल में, वहाँ पे ज़्यादा पानी बिल्कुल रेस्ट पे होता है, तो जो आपकी स्पीड होती है बिल्कुल आप उसी से पानी में चल रहे होते हैं, जहाँ आप जाना चाहते हो वहीं पहुँचते हो। लेकिन रिवर में क्या होता है, रिवर के पास अपना भी कुछ वेलोसिटी होता है। जब अपने कुछ वेलोसिटी है और आपकी कुछ वेलोसिटी है तो होता क्या है, रिजल्टेंट दोनों का मिला के कुछ और ही निकल के आता है। मैं सोचता हूँ कि मैं रिवर को क्रॉस करता हूँ, बिल्कुल सामने जाऊँ, मैं पहुँच जाता हूँ कहीं आगे जाता हूं तो पहुंच जाता हूं बिल्कुल सामने। तो क्या होता है, रिवर में क्या होता है, हमारे पास रिवर का वेलोसिटी भी है और हमारा खुद का वेलोसिटी भी है, तो उसकी वजह से इफेक्ट कुछ और होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे स्विमर जो होते हैं वो भी रिवर में अच्छे बहाव, अपना जो फ्लो, अगर रिवर का फ्लो अच्छा होता है तो उसमें स्विमिंग नहीं कर पाते। बहुत सारे रीजन है, तो उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे कि रिवर में जब आप मोशन करते हो या रिवर में बोट को चलाते हो तो किस किस तरह की चीजें वहां पर होती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस पर बात करना। सबसे पहले आप चाहो तो इस चीज को लिख सकते हो एक रिमाइंडर के तौर पे कि हाँ भाई रिलेटिव वेलोसिटी आप लिखते किस तरह से हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स है, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स है, जैसे कि पहला टर्म वी आर वेक्टर। वी आर वेक्टर क्या बोल रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, फिर बोले एब्सोल्यूट वेलोसिटी। अब देखो एक चीज याद रखना कि जब भी मैं इसके साथ में कुछ और नहीं लिख रहा हूं, मतलब कि सिंपल सिर्फ वी आर लिखा जा रहा है, तो इसका सीधा सिंपल मतलब है कि ये जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, मतलब कि आप ग्राउंड पे खड़े होकर उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो। अब जरा सोचो, मैं खड़ा हूं ग्राउंड पे, यहाँ पे मेरी रिवर फ्लो कर रहा है, तो जो रिवर का जो एक्चुअल फ्लो है मुझे वही दिखने वाला है, जो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी है मुझे वही दिखेगी। तो ये रिवर की एक्चुअल वेलोसिटी है, जिसलिए आप इसको बोल रहे हो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द रिवर। या फिर मैं अगर यहाँ चाहूं तो डायरेक्टली एक चीज ऐड कर सकता हूं इस पे, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक, सेकंड क्या बोला हुआ है, वी बी आर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। हमने लिखा था भी, वी ए बी क्या बोल रहे थे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बोल रहे थे। सेम तरीके से वी बी आर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर।
अब ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत खास भी है। क्यों सर, इसमें ऐसा स्पेशल क्या है? स्पेशल इसलिए क्योंकि हम इसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस करते हैं। सर कैसे करते हैं? देखो, अगर मैं बोलूं कि जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, ये मेरी एक्चुअल स्विमिंग स्पीड है, जिससे मैं स्विमिंग करने वाला हूं, जिससे मैं बोट को चलाने वाला हूं, ये मेरा एक्चुअल स्पीड है। सर ऐसा कैसे होगा? देखो एक सिंपल सी बात करते हैं, देखो समझना ध्यान से, कि मानो मेरे पास ये रिवर है, ठीक है, रिवर में अपना पानी फ्लो कर रहा है कुछ स्पीड वी के साथ, ठीक। अब मैं गया यहाँ पर स्विमिंग करने के लिए, अब मैंने यहाँ पे स्विमिंग स्टार्ट की अपना स्पीड यू के साथ, ठीक। समझना, मैं अपने जो हाथों को चला रहा हूँ, जो मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, वो स्पीड यू के साथ कर रहा हूँ। अब अगर ये स्विमिंग पूल होता तो वी जीरो होता, वी जीरो होता तो जो ग्राउंड पे पर्सन खड़ा हुआ है, जो पर्सन ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, उसको सिर्फ और सिर्फ ये दिखता, हाँ है ना, करेक्ट बात है। लेकिन अब क्या है, रिवर का भी फ्लो हमारे पास है, क्योंकि अब रिवर फ्लो कर रहा है, रिवर फ्लो कर रहा है तो क्या हो रहा है, मेरा स्पीड है, रिवर का स्पीड है। क्या ये रिवर का जो फ्लो है मुझे स्विमिंग करने में सपोर्ट करने वाला है क्या? क्योंकि मैं खुद भी आगे जा रहा हूं और रिवर भी आगे जा रही है, तो मुझे सपोर्ट मिलेगा इसकी वजह से। लेकिन हो क्या रहा है, जो ये ऑब्जर्वर ए है, इसको क्या देखने वाला है, इसको जो मेरा स्पीड है विद रेस्पेक्ट टू ए, उसको क्या देखने वाला है, मैं दिख रहा हूं इस स्पीड से आगे जाता हुआ, करेक्ट। मतलब कि जब मैं ग्राउंड से देख रहा हूं तो उसको अब मेरा एक्चुअल जो स्विमिंग स्पीड है, जिससे मैं स्विमिंग कर सकता हूं, वो नहीं दिख रहा है, उसको क्या दिख रहा है, u प्लस वी आर दिख रहा है, करेक्ट। लेकिन अगर मानो कि यही ऑब्जर्वर यहां पानी के अंदर होता, लो ऑब्जर्वर नंबर 2 दिखाओ भैया, ऑब्जर्वर नंबर 2 आपका ये रहा, ठीक है, ऑब्जर्वर नंबर 2 हमारे पास ये है, ये ऑब्जर्वर नंबर बी हो गया। अब ये ऑब्जर्व कर रहा है, अब देखो, अब ऐसा तो नहीं कि भाई मैं पानी में खड़ा हूँगा, चुपचाप खड़ा रहूँगा, पानी आएगा मेरा आसपास से बड़ा चीरता हुआ इसको निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं वाला। अगर मैं पानी में खड़ा हुआ तो पानी का इफेक्ट मुझ पर भी रहेगा, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो इस पर भी उसका इफेक्ट रहेगा। अब सोचो कि अगर आप रिवर में बिना कुछ किए चुपचाप बैठे रहोगे तो होगा क्या, जो रिवर का फ्लो है आप उसी के साथ आगे बढ़ते रहोगे, करेक्ट। अब वही काम इसके साथ भी है कि अगर आपका ऑब्जर्वर यहां खड़ा हुआ है तो ये रिवर के फ्लो के साथ अपने आप आगे जाएगा, मतलब कि इनडायरेक्टली इस बी का जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल में कितना वी बन जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, तो और कुछ नहीं, तो इसका मोशन कितना वी है। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं कि जो बोट की एक्चुअल वेलोसिटी है जो ग्राउंड से दिख रहा है वो कितना u प्लस वी दिख रहा है, करेक्ट। मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर बी, जो ग्राउंड जो आपके पास रिवर के अंदर है, तो वो कितना हो गया वी के इक्वल आया। मैं बोल रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी, ठीक, ये बोल रहे हैं। तो ये क्या, वेलोसिटी ऑफ बोट वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर बी वेक्टर। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो वी से वी कट हो जाएगा, तब क्या मिलेगा, सिर्फ u देखने को मिलेगा, करेक्ट है क्या। अब देखो जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे था उसको u प्लस वी दिख रहा था, और जो ऑब्जर्वर पानी के अंदर जो रिवर के अंदर बैठा हुआ है b वाला, उसको क्या दिख रहा है, उसका एक्चुअल स्विमिंग स्पीड u दिख रहा है। मतलब कि जब कभी हम बात करेंगे कि भैया इसकी जो एक्चुअल स्विमिंग स्पीड है वो आप कहां से ऑब्जर्व कर पाओगे, जब आप खुद पानी के अंदर बैठ जाओगे। पानी के अंदर बैठ जाओ, अब देखो क्या मुझे उसका एक्चुअल स्पीड दिख रहा है क्या, तो एक सिंपल सी बात कर रहा हूं कि VBR का मतलब है एक्चुअल स्विमिंग स्पीड, या स्विमिंग स्पीड या फिर बोट की जो रोइंग स्पीड होती है इन स्टिल वाटर। क्या बोल रहे हैं, स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर में जो हमारा एक्चुअल स्पीड होगा जो स्विमिंग पूल में होता है वो दिखता है। क्लियर है, तो VBR क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, नाम ऐसा है लेकिन ये उसकी एक्चुअल स्विमिंग स्पीड होगी, एक्चुअल बोट का स्पीड होगा जिससे वो बोट को रो कर सकता है, या फिर सिंपल बोले तो स्टिल वाटर में जो उसका स्पीड है वो होगा। ठीक है, तो ये मानो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझ लो, दिमाग में बैठा लो, ठीक है, बहुत काम की चीज है। तो क्या बोल रहे हैं, स्टिल वाटर में जो उसका स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ बोट मैन इन स्टिल वाटर। ठीक है, फिर हम जो बोल रहे हैं वीबी वेक्टर साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब कि इनडायरेक्टली ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात कर रहा है। ठीक है, चाहो तो एड ऑन कर देते हैं इस चीज को, यहां पे ऐड करते हैं ताकि आपको याद रहे। वैसे बोलते इसको यही है, इसको बोलते हैं हम यही है, बाकी समझने के लिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख देते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया कि जो VB वेक्टर है ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी, जो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी जो मैं दिखने वाला है,
जो हमें दिखने वाला है। असल में वो हो या ना हो नहीं पता, लेकिन मुझे दिख वही रहा है। कहाँ से? ग्राउंड से। जब मैं ग्राउंड पे खड़ा होकर उस आदमी को देखने वाला हूं तो मुझे उस पर दो इफेक्ट दिखेंगे, एक जो वो खुद स्विमिंग कर रहा है, दो जो पानी की वजह से, जो वाटर की वजह से उस पर इफेक्ट आया वो। वो दो इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे जब आप ग्राउंड पे खड़े होकर ऑब्जर्व करोगे, और ये होगा उसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द बोटमैन सिंपल मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक, तो ये चीज पहले नोट कर ली जाए। ठीक, स्क्रीन पॉज करो और नोट कर लो। चलो आगे बढ़े। अब क्या बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ बोटमैन रिलेटेड टू द ग्राउंड इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। सर ये आया कहाँ से? देखो, हमने इतना तो पढ़ रखा था कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अगर बी लिखता हूँ तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर। सिंपल यही बोलता है। क्या सेम तरीके से है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर बात कर रहा हूं, तो क्या मैं इसको वेलोसिटी ऑफ बोट वेक्टर प्लस रिवर के रेस्पेक्ट में तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस वी आर वेक्टर। देखो सेम फॉर्मेट है, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, जो वहां लिखा वही यहां लिखा हुआ है। निकालना सर क्या है? बी निकालना, तो इस टर्म को ले आते हैं इस तरफ। तो क्या यही इक्वेशन मेरे पास मॉडिफाई होकर कुछ ऐसा दिखने वाला है, वी बी वैक्टर इक्वल्स टू वी बी आर वेक्टर प्लस वी आर वेक्टर। ठीक, ऐसा कुछ इक्वेशन मेरे पास आ रहा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यही वाला इक्वेशन। ठीक, तो इस तरह से आप किसी भी बोट की एक्चुअल स्पीड, एक्चुअल मतलब कि जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपको दिखने वाला है उसको निकाल सकते हो। क्या होगा, बोट का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस रिवर, इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको बोट का एब्सोल्यूट वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बेसिक से मतलब है, हमने इसके टर्म्स को देख लिया कि टर्म्स का मतलब क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने टर्म के बारे में बात कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। हमने सिंपल चीज़ देखी कि हमारे पास रिवर का वेलोसिटी है, हमारा खुद का वेलोसिटी है, और फाइनल जो इफेक्ट आएगा वो दोनों का मिला के आएगा, मेरा प्लस रिवर का। ठीक, तो उसी के बेस पे कुछ चीज़ें देखते हैं। एक सिंपल डायग्राम देखते हैं कि मानो मेरे पास ये कोई रिवर है जो वहां से यहाँ मूव कर रहा है। देखो वी आर वेक्टर, ठीक है, ये आपका वी आर वेक्टर है। ठीक, ये आगे जा रहा है। अब हो क्या रहा है, इसके लिए हमने मोशन करना स्टार्ट किया यहाँ पर विद वी बी आर। वी बी आर क्या है, जिससे मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, जिससे मैं बोट को रो कर सकता हूँ, ये वो चीज़ है। ठीक है, तो हमने इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। अब प्रॉब्लम क्या है सर, 2D आ गया है। तो अब मोशन इन 2D हमें सर हमने देखा था, समझा भी था, हमने कुछ स्टेप्स बताई भी थी। स्टेप्स क्या थे, सबसे पहले कि सर रिजोल्व कर दो, सर रिजोल्व कर दो कि 2D हमें आता नहीं है, हमें 1D आता है, 1D में बहुत अच्छे से आता है। तो क्या करेंगे, इसको दो टुकड़े में तोड़ दिया जाए। दो टुकड़े में तोड़ दो, तो टुकड़े सर कौन से, एक्स और वाई। क्या देख पा रहे हो, ये वेलोसिटी यहाँ पर है, इसका कंपोनेंट एक कर दो वर्टिकल में, एक कर दो हॉरिजॉन्टल में। जहां थीटा होता है वहां पे कोस थीटा आता है, तो ये क्या बन जाएगा, वी बी आर कोस थीटा। और यहाँ पे जो कंपोनेंट है उसके परपेंडिकुलर कितना, वी बी आर साइन थीटा। करेक्ट। अब देखो एक सिंपल सी बात करते हैं। आप इनडायरेक्टली अगर देखोगे तो एक्स में मेरे पास दो वेलोसिटी है, कौन कौन सी सर, एक तो रिवर की वजह से, एक हमारे मोशन की वजह से। करेक्ट, एक साथ दो चीजें, एक यहां पर एक वहां पर। अब जरा सोचो कि अगर पानी का वेलोसिटी, रिवर का वेलोसिटी ज्यादा हो कंपेयर टू इस कंपोनेंट के, मतलब कि रिवर का जो फ्लो है हमारे कंपेरिजन में स्ट्रॉन्ग है, और जब ऐसा होगा तब उसी कंडीशन में आदमी पानी में डूबता है। अगर ये कंपोनेंट ज्यादा होगा तो कभी आदमी डूब ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अगर ये फ्लो ज्यादा है कंपेयर टू दिस वैल्यू के, तो उस केस में आदमी के डूबने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक, तब होगा क्या, एक सिंपल सी बात करता हूं कि अगर मेरा किसी तरह से ये जो कंपोनेंट है वी आर बड़ा हो गया किससे, वी बी आर साइन थीटा से, तो एक्स वाला जो ओवरऑल मोशन है वो कहां होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, वहीं अगर वी आर लेस हो जाए किससे, वी बी आर साइन थीटा से, छोटा हो गया तो वी बी आर बड़ा हो गया, तो ओवरऑल एक्स का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में आएगा। और अगर ये दोनों आपस में हो जाते हैं बराबर, तो एक्स में कोई मोशन होगा ही नहीं, एक्स में डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर है, क्योंकि एक्स में मोशन करवाने के लिए एक्स में वेलोसिटी चाहिए। जब एक्स में वेलोसिटी आएगी तभी जाके अब आप एक्स में आगे या पीछे हो पाओगे। तो एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर ये ज़्यादा है तो ओवरऑल में आगे जाऊंगा, अगर वो ज़्यादा है तो ओवरऑल पीछे जाऊंगा, अगर दोनों बराबर हैं तो कहीं नहीं जाऊंगा एक्स में। ठीक है, चलो बात करते हैं वाई में। y का कंपोनेंट हमारे पास कितना, वी बी आर कोस थीटा आया है। अब हमने कहा था कि सर x वाले वेलोसिटी सिर्फ x वाला डिस्प्लेसमेंट के लिए ही रेस्पॉन्सिबल है। अगर वेलोसिटी वर्टिकल में है तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए ही रेस्पॉन्सिबल होगा, x में क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है।
हम कहाँ पर है, y में, तो हम बात करेंगे y की। x वाला जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो x वाले से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा जब मैं बात कर रहा हूँ y के लिए। तो ये क्या हम सिंपल बोले हैं, अगर मुझे रिवर को क्रॉस करना है जिसका विड्थ हमें कितना w दे दिया है, मुझे इस विड्थ को क्रॉस करना है, तो वो जो कंपोनेंट जो क्रॉस करवाएगा वो ये कंपोनेंट है, यही कंपोनेंट है जो रिवर को क्रॉस करने में हमारे लिए काम आने वाला है, ठीक है। सिंपल से बात कर रहे हैं, तो x वाला वेलोसिटी x के मोशन में काम आएगा, y वाला वेलोसिटी इसको क्रॉस करने में काम आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप चाहो तो इस चीज को नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, जिसको लिखना है इसको नोट कर ले। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो हमने एक जनरल केस देख लिया है, इनकी टर्म्स क्या क्या होती है वो समझ लिया है। चलो अब यहाँ पे दे रखा है सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, कुछ जनरल केस हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आपको उसके बारे में बताता हूँ। देखो हमने क्या किया सर, 2D मोशन है, रिलेटिव है, दो टुकड़े में तोड़ा, दो कंपोनेंट किए, ये चीज़ हम देख चुके हैं, ठीक है। एक आगे की स्टेप दिखाता हूँ डायरेक्टली आपको। चलो इन्होंने यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ये आए किस तरह से, देखो देखो अगर याद हो तो हमने भी लिखा था कि जो वेलोसिटी ऑफ बोट है, वेलोसिटी ऑफ बोट जो मेरे पास है वो VBR प्लस VR आया था, ये चीज़ हम देख चुके हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, उसको x और y में अलग अलग तोड़ दे रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन x डायरेक्शन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर इन x डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इन x डायरेक्शन, ठीक है। अब इसको समझाएं किस तरह से, देखो हमने जो डायग्राम दिखाया था, प्रीवियस डायग्राम पे आते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं इस डायग्राम की, अगर देखोगे तो ये कंपोनेंट मेरे पास कितना VBR साइन थीटा आया था और ये कितना VR आया था। फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास कितना VR हमने बड़ा मान लिया, ठीक है। हम मान रहे हैं कि फिलहाल हमारे पास VR बड़ा है, ठीक, VBR से बड़ा है, VBR साइन थीटा से बड़ा है। तो होगा क्या, इसकी वजह से ओवरऑल मोशन आएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं अगर मैं बोलना चाहूँ कि नेट वेलोसिटी इन x डायरेक्शन विज इक्वल टू VR माइनस VBR साइन थीटा, ठीक। ये हम इन जनरल x में बात कर रहे हैं, ठीक है, जनरल x की बात कर रहे हैं। अब अगर देखोगे तो यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन है ही नहीं, जब एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, स्पीड इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम t। तो इसका आप सिंपल यहाँ पे यूज कर पाओगे, ठीक है। यही इक्वेशन हमने यहाँ पे आगे दिखाया हुआ है, पहले आप जरा इसको नोट कर लो डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम क्या बोला सर, हमने यही चीज़ यहाँ लिखाई हुई है, देखो बिल्कुल सेम चीज़ है क्या, हमने भी यही बोला था कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन x डायरेक्शन, ठीक, ऐसे दिखाते हैं। वो कितना आता सर, वेलोसिटी रिवर का माइनस VBR साइन थीटा, ठीक है। हमने सिंपल यही दिखाया था और यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बात कर रहे हैं अब वाई डायरेक्शन, हमने कहा था सर वाई डायरेक्शन में भी ऐसा कुछ होगा। चलो हमारे पास ये कुछ रिवर हमने दिखाया था, हमने x कंपोनेंट की बात कर ली थी, हम ओवरऑल यहाँ कहीं गए थे विद स्पीड VBR, इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से सॉरी वर्टिकल से कितना थीटा दिया हुआ था, हमने कंपोनेंट जो यहाँ किया था वो कितना VBR साइन थीटा किया था, करेक्ट है। और x कंपोनेंट हमारे पास एक यहाँ पे VR था, दूसरा वाला यहाँ पे कितना VBR, सॉरी थोड़ी गड़बड़ कर दी, रुको, ये कोस कंपोनेंट आएगा VBR cos थीटा और ये कितना VBR साइन थीटा, ठीक है। x में हम बात कर चुके हैं, बात कर रहे हैं y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में अगर बात करोगे तो ये कौन सा कंपोनेंट है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन y डायरेक्शन, क्योंकि x में हमने जो लिखा था अभी हमने x में क्या लिखा था, VR माइनस VBR साइन थीटा लिखा था, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ बोट है इन x डायरेक्शन, और जब y की बात करें तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, वो कितना है VBR cos थीटा, ठीक। तो ये मेरे पास उसकी नेट वेलोसिटी, किसकी, बोट की वेलोसिटी इन x और y कंपाउंड कर दिया। तो अगर मुझे अगर सिंपल बोट का वेलोसिटी लिखना होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट लिखना रहेगा तो क्या लिखूंगा, Vxi कैप प्लस Vyj कैप, ठीक। तो ये इसका वेक्टर फॉर्मेट बन गया किसका, बोट का वेलोसिटी, ठीक है। x कंपोनेंट और y कंपोनेंट अपने दोनों को शो कर दिया है इस तरीके से, ठीक है। हमने बोला है कि सर जो ये कंपोनेंट वर्टिकल वाला यही काम आ रहा है रिवर को क्रॉस करने में, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या मैं बोलता हूँ, सिंपल स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसके हिसाब से देखते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक।
अब स्पीड की बात करें, कहाँ पर, वर्टिकल में कितना है सर, वी बी आर साइन थीटा है। ठीक, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है सर, इसके विड्थ के बराबर, जो कितना आपको डब्ल्यू दिया हुआ है। ठीक, डब्ल्यू ट्रेवल करना है। टाइम कितना नहीं पता, वही निकालना है। तो टाइम टी का वैल्यू क्या है, यहाँ से सिंपल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वी बी आर साइन थीटा, या फिर सिंपली बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन वाई डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन वाई डायरेक्शन। ठीक, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मुझे क्लियर हो जानी चाहिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स है। कुछ नहीं करना, सिंपल एक्स और वाई में तोड़ा, एक बार एक्स की बात करेंगे, एक बार वाई की बात करेंगे। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा, चलो वेरी गुड। अब देखो, ये चीज़ हमने अभी दिखा दी थी कि वहाँ पर टाइम क्या आएगा, और एक्स में हमने कितना ये लिखा था। अब दोनों को कंबाइन करते हैं। देखो क्या बात कर रहे हैं कि हमने दो इक्वेशन बनाई थी, एक बनाई थी एक्स में, एक बनाई थी वाई में। तो देखो हमने क्या लिखा था कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू, अब क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस x कवर किया होगा, इन टाइम t कवर किया होगा। तो टाइम t का वैल्यू आप चाहो तो निकाल सकते हो यहाँ से, या फिर पहले x को रख देते हैं, रुको आसान कर देते हैं। चलो हम क्या बोल रहे हैं कि सर हमें एक इक्वेशन बनानी है, एक जनरल फॉर्मेट। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या है मेरे पास, वेलोसिटी ऑफ बोट इन x डायरेक्शन इनटू टाइम t कर देंगे। ठीक सर, पर टाइम तो t अननोन है, लेकिन मुझे ये पता है कि वर्टिकल में जो डिस्टेंस कवर करना है वो मुझे पता है, उसका मुझे श्योर है कि वर्टिकल में मुझे इतना ही जाना है, मतलब कि उस डायरेक्शन में वर्टिकली ऊपर। तो उसके लिए मैं बात करूँ तो y डायरेक्शन में हमने बात किया था, y में जो मेरे पास वेलोसिटी था, वेलोसिटी ऑफ बोट इन y डायरेक्शन, क्या हमने सिंपल वो वी बी आर कोस थीटा लिखा था। अब क्योंकि स्पीड मेरे पास कांस्टेंट है, डिस्टेंस कितना w कवर करना है, मान लो उसमें टाइम कितना t लगा होगा, तो यहाँ से टाइम t का वैल्यू कितना w अपॉन वी बी आर कोस थीटा बन जाएगा। ठीक, अब हम चाहें तो इस टाइम का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, वी बी एक्स कितना आया था हमारे पास सर, ये वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा आया था, और टाइम t का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, उसको यहाँ पुट करने वाले हैं, कितना हो जाएगा w डिवाइडेड बाय वी बी आर कोस थीटा। ठीक, हमने सिंपल इसको यहाँ पुट कर दिया है। तो ये देखो, ये इक्वेशन जो है क्या इसकी शक्ल इससे मिलती है क्या, देखो बिल्कुल सेम इक्वेशन है। तो क्या करेंगे, किसी भी गिवन कंडीशन के लिए अगर हमें थीटा पता है कि आप वर्टिकल से कितने एंगल पे स्विमिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, तो उस केस में कि जो आपकी रिवर जो बोट है वो हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो फाइंड किया जा सकता है। कैसे, मतलब मानो ये रिवर था मेरे पास, इसका विड्थ कितना मेरे पास मानो W दिया हुआ है, हमने मोशन यहाँ से स्टार्ट किया, रिवर आपका हॉरिजॉन्टल में कितना VR से आगे बढ़ रहा है, हमने मोशन यहाँ कहीं स्टार्ट किया था। ठीक है, VBR के साथ, इसका एंगल हमें वर्टिकल से थीटा दिया हुआ है। अब अगर मुझे थीटा पता है तो मुझे ये पता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी इनके बीच में कहीं आएगा। अब वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। मान लो कि इनका रिजल्टेंट वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग आया होगा, तो करता हुआ हम यहाँ पहुँच जाएंगे। ये मेरे पास नेट वेलोसिटी किसका, बोट का। ठीक, अब इसके इफेक्ट में आप यहाँ पहुँचे हो तो देखोगे तो हॉरिजॉन्टल में कितना x डिस्टेंस ये कवर किया है। तो अगर मुझे इस एंगल थीटा के बारे में पता हो, इनकी वेलोसिटी के बारे में पता हो, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल में कितना आगे गया होगा। और जो ये रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में, ध्यान सुनना, रिवर की फ्लो की डायरेक्शन में जितना हम आगे जाते हैं उस टर्म को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हो। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। हॉरिजॉन्टल रहने दो क्योंकि रिवर का फ्लो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, सिंपल को ड्रिफ्ट बोलते हैं, ड्रिफ्ट अलोंग द फ्लो। ठीक है, कि फ्लो के डायरेक्शन में कितना ड्रिफ्ट आपका हो रहा है उसके बारे में बात करें। तो ये एक्स आप वहां से निकाल सकते हो, एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसको आप हमेशा यूज कर पाओगे। ठीक है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, बस मुझे थीटा के वैल्यू पता होना चाहिए। डेटा पता है, पुट करो, सोल्व करो, कोई स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है इसके लिए, सिंपल याद रखना है, सोल्व करना है। ठीक है, चलो नोट कर लेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं। चलो अब क्या है हमारे पास, इसके 3 स्पेशल केस हमको देखने को मिलते हैं कि भैया हमने एक जनरल केस तो देख लिया, जनरल फॉर्मूला मेरे पास आ चुका है कि भाई एक्स की इक्वेशन कैसे निकालोगे, क्या था, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इनटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वी बी आर कोस थीटा। ठीक है, ये चीज़ हमने देख लिया। अब हम बोल रहे हैं कि सर अगर कुछ स्टैंडर्ड केस हो जिनसे मोस्टली क्वेश्चन आते हों, ठीक है, एग्जाम में जो मोस्टली केसेस
मोस्टली केस जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ उनकी बात कर लें तो वो केस बात करते हैं। पहला केस क्या है हमारे पास, केस नंबर 1, कंडीशन व्हेन बोटमैन क्रॉसेज द रिवर इन शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, सबसे छोटे टाइम में रिवर को क्रॉस करना है। अब देखो जरा मुझे एक बात बताओ कि मान लो मुझे यहां से लेकर वहां तक के डिस्टेंस को कवर करना है, सिंपल बोल रहे हैं, यहां से लेकर वहां तक के डिस्टेंस को कवर करना है। अब डिस्टेंस मेरे पास फिक्स है, डिस्टेंस मेरे पास फिक्स है क्योंकि जो रिवर का विड्थ है वो फिक्स है हमारे पास, उसको क्रॉस करना है। और जिस स्पीड से, जिस मैक्सिमम स्पीड से मैं स्विमिंग कर सकता हूं मेरे पास वो भी फिक्स है। ठीक है, जो मेरी एबिलिटी है वो फिक्स है, मैं उसको बढ़ाया कम नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ अपनी मर्जी से थोड़ा स्लो तैर सकता हूँ लेकिन अपने स्पीड को बढ़ा नहीं सकता। जो मेरी एबिलिटी है, जो मेरी कैपेबिलिटी है उसके मैक्सिमम तक पहुंच सकता हूँ, उसके बाद चीज़ें मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, तो मेरे पास डिस्टेंस है, मेरे पास अपनी वेलोसिटी है। अब जरा सोचो कि मैं इस डायरेक्शन में ये डिस्टेंस कवर करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, कि सर मुझे या तो डायरेक्ट यहाँ चला जाऊं तो क्या होगा, जो मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी थी वो पूरी की पूरी इस डिस्टेंस को कवर करने में यूटिलाइज हुई है, करेक्ट। लेकिन अगर मैं किसी एंगल पे चला जाऊं तो क्या होगा, मैं जा यहां रहा हूं, डिस्टेंस मुझे बात करनी इस डायरेक्शन में, समझ रहे हो, जाना मुझे यहां पर है, मैं जा यहां पे रहा हूं, तो क्या होगा, मेरा सिर्फ एक कंपोनेंट होगा जो उस डायरेक्शन में मोशन करवा रहा होगा। और पूरी दुनिया को पता है कि जो कंपोनेंट का वैल्यू होता है एक्चुअल वेक्टर से कम ही आता है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल बात कर रहा हूं कि अगर मुझे टाइम की बात करूं तो टाइम में हमने क्या बोला है, विड्थ W डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट इन वाई डायरेक्शन। अब अगर मैं बात कर रहा हूं कि टाइम का वैल्यू मैं क्या चाहता हूं, मिनिमम हो, अगर टाइम मुझे करना है मिनिमम तो ये जो वेलोसिटी है इन वाई डायरेक्शन ये होना पड़ेगा मैक्सिमम, तब जाके मेरा यह काम बन पाएगा। ठीक, अब VBY का V का वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखो भैया हम क्या कर सकते हैं, सर रिवर को घुमा दो। अरे नालायक, कैसे घुमाएगा, रिवर को हम कैसे घुमा सकते हैं, रिवर वो अपने आप फ्लो कर रही है, वो नेचर है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। रिवर हमेशा वहीं जाएगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या हम जहां स्विमिंग करने वाले हैं हम उसको चेंज कर सकते हैं क्या, हमारे हाथ में हमारा डायरेक्शन है, हमारी वेलोसिटी है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर टाइम मिनिमम करना है तो हमारा जो मैक्सिमम वेलोसिटी सबका सब कुछ यहाँ डेडिकेट कर दो ताकि सारा का सारा कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ रिवर को क्रॉस करने में ही काम आए। सर यहाँ जाने से ही क्यों, हम किसी एंगल पे क्यों नहीं जा रहे हैं, जरा सोचो कि अगर मान लो मैं यहाँ गया होता तो मेरा सिर्फ एक कंपोनेंट वहां पर आता। अगर मेरा VBR यहाँ रखा होता किसी एंगल थीटा पे तो यहाँ पे सिर्फ इसका एक कंपोनेंट आता, वो कितना VBR cos थीटा होता। अब क्योंकि cos थीटा का वैल्यू 1 से कम होता है तो ये वैल्यू हमेशा कम ही आएगी। जब ये मुझे मैक्सिमम नहीं मिला तो टाइम मुझे मिनिमम मिल ही नहीं सकता। जब वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट मैक्सिमम नहीं मिलेगा तो टाइम वो मिनिमम आ ही नहीं सकता। तो क्या करेंगे सर, सारी की सारी वेलोसिटी वर्टिकल में डेडिकेट कर दो, वर्टिकल में डेडिकेट कर दो। कैसे, हमारे पास जितनी स्पीड है मैक्सिमम सभी को लेकर कहां चले जाएंगे, वर्टिकल वाई डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब कि पूरी रफ्तार के साथ VBR वर्टिकल में चलना स्टार्ट कर दूं तो इस केस में आपको मिनिमम टाइम मिलेगा। तो देखो क्या वेलोसिटी ऑफ बोट इन वाई डायरेक्शन सिंपली VBR के इक्वल आया, क्या डिस्टेंस जो कवर करना है वो W के बराबर है। तो यहाँ से टाइम जो मिनिमम मुझे लगने वाला है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से VBR डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट इन वाई डायरेक्शन, सॉरी क्या बोलेंगे, W डिस्टेंस, अरे W डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में कितना हमारे पास, सिंपल VBR बोल रहे हैं। ठीक, इससे आप मिनिमम टाइम निकाल पाओगे। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लीस्ट टाइम के लिए, इसको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, अपन ने इसकी फर्स्ट केस देख ली थी कि हमारे पास कुछ स्पेशल केस देखे हमने रिवर बोट प्रॉब्लम के। ठीक है, तो एक फर्स्ट केस देखा जहाँ पे हमने बात किया कि रिवर को क्रॉस करने में जो मिनिमम टाइम है वो कितना होगा, हमने उसके बारे में बात किया। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्पेशल केस नंबर 2। ठीक है, जहाँ पे देखो ये बहुत स्टैंडर्ड केसेस है इसलिए हम इन पे इतना ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल केस है, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है। फर्स्ट केस मिनिमम टाइम, सेकेंड केस होगा हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब कि जिसको सबसे छोटा पाथ जो पॉसिबल है उसके अलोंग फ्लो करते हुए जाना और उसको क्रॉस कर देना। ठीक, अब देखो क्या दे रखा है, कंडीशन व्हेन द बोटमैन वांट्स टू रीच द पॉइंट बी। पॉइंट बी मतलब कि जो डायरेक्टली अपोजिट है। तो ये जो क्वेश्चन है कई तरीके से बन सकता है। एक बोलेगा आपसे क्या, डायरेक्टली अपोजिट के लिए
क्या बोल रहा है, एक तो डायरेक्टली अपोजिट, जस्ट अपोजिट पॉइंट, मतलब कि ए से निकला और पॉइंट बी पर पहुंच गया, ठीक है, डायरेक्टली अपोजिट। या फिर ये बोल सकता है क्रॉसिंग थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, या फिर क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू द फ्लो, ठीक है, मतलब कि जहां पे रिवर का फ्लो है उसके परपेंडिकुलर क्रॉस करना चाह रहे हैं। तो ये तीन तरीके से चीजें आपसे पूछ सकता है इस केस को वो, कि बोल दे कि सर डायरेक्टली अपोजिट पहुंचना है, या फिर सबसे छोटे पाथ के थ्रू चलना है, या फिर हमारे पास कि रिवर का जो फ्लो है उसके परपेंडिकुलर क्रॉस करना चाहते हैं। अब इन तीन केसेस के लिए आंसर एक ही है, मतलब यही है कि हम भैया चालू करें यहां से और यहां से यहां पहुंच जाए, ठीक। अब अगर मेरे पास ये स्विमिंग पूल होता, मानो स्विमिंग पूल होता, तो सर क्या फर्क पड़ता, स्विमिंग पूल होने से फर्क यह पड़ता कि पानी आपका जो लिक्विड है वो रेस्ट पे होता, ये जो रिवर है इसमें आपका जो वाटर है वो रेस्ट पे होता। अब अगर रेस्ट पे होता तो अगर मैं स्विमिंग करना यहाँ स्टार्ट करूंगा तो मैं इसी के अलोंग यहाँ पहुंच जाऊंगा, डायरेक्टली अपोजिट, ए से स्टार्ट किया और पॉइंट बी पर पहुंच गए। ये कब होता, जब रिवर का कोई फ्लो नहीं होता। लेकिन अगर साथ में रिवर का फ्लो ऐड कर दिया जाए तो हुआ क्या, मेरा स्पीड प्लस रिवर का स्पीड। अब क्या हुआ कि जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ पर्सन है उसको क्या देखने वाला है, मेरा स्पीड प्लस रिवर का। तो मेरे पास इनडायरेक्टली दो वेलोसिटी हो गई, एक मेरा खुद का, दूसरा इस रिवर का फ्लो, करेक्ट। तो होगा क्या, इनकी वजह से कुछ रिजल्टेंट यहां कहीं बीच में आएगा, तो मैं इसके अलोंग यहां कहीं पहुंचूंगा। लेकिन सर हमें तो शॉर्टेस्ट पाथ पे क्रॉस करना था, वो ये वाला पाथ था, हम वहां पहुंच गए। मतलब कि अगर मैं डायरेक्टली यहां जाऊंगा तो मैं इस पॉइंट पे नहीं पहुंच पाऊंगा। अगर रिवर फ्लो हमारे पास है तो यहां से स्टार्ट करके मैं डायरेक्टली यहां पहुंचना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहां फ्लो करना स्टार्ट करूं तो यहां कभी जिंदगी में नहीं पहुंच सकता, ठीक। तो अब करना क्या पड़ेगा कि सर जब यहां पहुंचने पे हम यहां कहीं जा रहे हैं तो हम किसी पर्टिकुलर एंगल पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल पे स्टार्ट करते हैं ताकि हमारी स्पीड कौन सी, VBR, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, एक वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक, ये दो वेलोसिटी है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरह से बनाया जाए कि वो रिजल्टेंट यहां कहीं बने, ताकि आप डायरेक्टली ए से सीधा बी पर पहुंच पाओ, जिसका विड्थ हमारे पास कितना, W गिवन होगा, ठीक। समझ में आ रही है। तो एक जनरल सी बात कर रहे हैं, तो तीन तरीके से आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक। मेथड हमारे पास क्लियर है कि हम यहां क्यों जा रहे हैं, ताकि हमारी स्पीड और रिवर का स्पीड है जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो बीच में कहीं आए, ताकि आप डायरेक्टली ए से बी पहुंच पाओ, ठीक। अब होगा क्या कि जो हमारी स्पीड है, जिस स्पीड से हम स्विमिंग कर सकते हैं, वो उसकी एक लिमिट है, उसकी एक लिमिट है कि मैं अपना स्पीड मैक्सिमम कितना रख सकता हूं। दूसरा, रिवर का फ्लो वो भी फिक्स है। तो अब क्या है, उसके लिए एक पर्टिकुलर एक फिक्स एंगल ही होगा जिस पे आप स्विमिंग करना स्टार्ट करो तो डायरेक्टली यहां पहुंच पाओगे। अगर आप उस एंगल से थोड़ा भी ऊपर या नीचे हुए तो बी पर नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। आप सर वो पर्टिकुलर एंगल क्या होना चाहिए कि हम डायरेक्टली यहां से वहां पहुंच जाएं, ठीक है। तो उसके लिए करते हैं बात शुरू, पहले इसको कर लो नोट, ठीक है। चलो इसको बढ़ाते हैं आगे। अब क्या बोल रहे हैं, सर हमें डायरेक्टली यहां से यहां पहुंचना है, ठीक है। हमने स्विमिंग करना स्टार्ट किया यहां पर, तो क्या करते हैं सर, 2D में दिख रहा है, आसान करो, इसके कंपोनेंट कर दो यहां पर और यहां पर। तो VBR का कंपोनेंट यहां पे कितना आएगा, VBR साइन थीटा। एक कंपोनेंट यहां पर जो आएगा वो कितना, VBR कोस थीटा, ठीक। अब हम चाह रहे हैं कि हम डायरेक्टली यहां A से पॉइंट B पर पहुंच जाए। ये कब हो पाएगा कि जब x में कोई भी मोशन ना हो, क्योंकि अगर x में कुछ वेलोसिटी हुआ तो हम थोड़ा आगे या पीछे आ सकते हैं। अगर VR बड़ा हुआ तो थोड़ा आगे जाओगे, ये वाला कंपोनेंट बड़ा हुआ तो पीछे आओगे, अगर दोनों बराबर हुए तो x में कहीं भी नहीं जाओगे, जो मोशन है सब कुछ y में ही होगा, करेक्ट। तो सबसे पहला बात कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन कितना चाहिए, 0 चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है नेट वो होना चाहिए 0। उसके लिए ये दोनों कंपोनेंट होने चाहिए आपस में इक्वल। तो इससे आपको ये पर्टिकुलर एंगल मिल जाएगा जहां पर हमें स्विमिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक।
ये वो पर्टिकुलर एंगल है जहां पे आप स्विमिंग करना स्टार्ट करोगे। तो पहला सवाल यही है कि रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू क्रॉस करने के लिए आपको किस डायरेक्शन में स्विमिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्या बताओगे, या तो क्या बोलोगे कि थीटा फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ठीक है, मतलब कि जो करंट फ्लो है उसके परपेंडिकुलर से है थीटा एंगल पीछे की तरफ, या फिर सिंपल बताया जाए, देखो क्या ये एंगल 90 बनेगा, तो टोटल एंगल कितना हुआ 90 प्लस थीटा, कहां से, फ्रॉम करंट, करंट मतलब जहां आपका रिवर फ्लो कर रहा है उससे 90 प्लस थीटा एंगल पर आपको फ्लो करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप यहां से वहां पहुंच पाओगे। ठीक, अब इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन क्या बोल रहे हैं हम कि जो रिवर का फ्लो है, जो रिवर की वेलोसिटी है वो छोटी होनी चाहिए किससे, वीबीआर से। सर ऐसा क्यों, देखो हम क्या बोलते हैं कि जो साइन थीटा होता है उसका वैल्यू हमेशा 1 से छोटा या बराबर हो सकता है, कभी 1 से बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती। साइन थीटा एक लिमिट है, ये हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है। तो अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूं तो मैक्सिमम कितना 1 हो सकता है, और सबसे छोटी जो वैल्यू है वो कितनी -1 तक जा सकती है, लेकिन ये 1 से कभी ऊपर नहीं जा सकता। करेक्ट। अब अगर साइन थीटा का वैल्यू 1 के अंदर लिमिटेड है, मतलब कि ये वैल्यू भी आपकी 1 से कम आनी चाहिए। वो कब होगा, जब डिवाइड वाली टर्म बड़ा हो और ऊपर वाला टर्म छोटा हो, मतलब कि वी आर छोटा हो वीबीआर से, मतलब कि जो रिवर का फ्लो है वो हमारे खुद के वेलोसिटी से छोटा हो, तब जाके आप उसको इस पाथ के अलॉन्ग क्रॉस कर पाओगे। करेक्ट। क्या सर ये तो ठीक है, सिंपल सी बात थी, लेकिन अगर गलती से ये चीज आ जाए तब क्या करेंगे, तब उस केस में मैं ये फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो सर तब क्या करेंगे, तब की बात करेंगे आगे, फिलहाल के लिए इसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, कि डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है। ठीक है, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, तो उसके लिए पहले तो एंगल मेरे पास कुछ ये निकल के आया है। ठीक है, कितना, साइन थीटा इक्वल्स टू वी आर डिवाइडेड बाय वी बी आर। ठीक है, फिर कंडीशन के वी आर वी बी आर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन, और ये रहा इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मुझे याद होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको स्क्रीन पॉज करके एक बार नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास एंगल इसका दे दिया है, हमने ये निकाला था अभी, साइन थीटा इक्वल्स टू वी आर डिवाइडेड बाय वी बी आर। ठीक है, ऐसा कुछ एंगल हमने निकाला है कि ये पर्टिकुलर एंगल पे आपको स्विमिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है कि क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा। तो देखो क्या हमारे पास डायग्राम कुछ ऐसा था। ठीक है, उसकी जो ओवरऑल वेलोसिटी थी कहाँ पे थी, यहाँ पर आई थी, और वो कितना था, वी बी आर कॉस थीटा था। बाकी दो कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, एक वी आर है, दूसरा कितना, वी बी आर साइन थीटा। ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में कैंसिल हो चुके हैं, बचा कौन है सर, ये वाला। अब इसकी हेल्प से आप इस रिवर को क्रॉस करने वाले हो जिसका विड्थ कितना, W दिया हुआ है। ठीक, अब क्या ये एंगल एक बार जब मेरे पास मिल गया, जब एंगल फिक्स हो गया है, तो ये वैल्यू मेरे पास हो जाती है कांस्टेंट। करेक्ट। अब अगर हम कांस्टेंट स्पीड के साथ चलते हैं तो सिंपल फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं सर, पढ़ते हैं क्या, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, अब मेरे पास स्पीड है कितना सर, वी बी आर कॉस थीटा इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है सर, W ट्रेवल करना है, टाइम कितना T वही निकालना है। तो T कितना मेरे पास यहाँ से, W डिवाइडेड बाय वी बी आर कॉस थीटा। ठीक, तो देखो अब सर एक हमने फर्स्ट केस देखा था जहाँ पे हमारे पास T मिनिमम जो था, T मिनिमम कितना आया था, W डिवाइडेड बाय वी बी आर। देखो कि सर ये वैल्यू सबसे कम है, और ये कौन सा वाला केस है जहां पर आप शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग कवर कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो। ठीक है सर, अब ये वैल्यू उससे छोटी है क्या, कैसे, देखो दिखाता हूं। T का वैल्यू क्या है, W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा है। करेक्ट। अगर मुझे T का वैल्यू, T को सबसे छोटा करना है तो ये जो डिवाइड वाली टर्म है इसको करना पड़ेगा मैक्सिमम। करेक्ट। अब जो मेरी स्पीड है वी बी आर वो तो फिक्स है, जिससे मैं स्विमिंग कर सकता हूँ वो मेरा फिक्स है, मैं उसको बढ़ा नहीं सकता हूँ, वो मेरे पास लिमिटेड वैल्यू है। लेकिन जो टर्म है कॉस थीटा, इसको मैक्सिमम किया जा सकता है। किस एंगल पे आपको स्विमिंग करना है उस पर डिपेंड करेगा। तो उसके लिए क्या, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या 1 होता है क्या, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना 1 हो जाएगा। देखो
कोस थीटा कितना बोल रहे हैं सर, कोस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना 1 होता है, और वो कब होता है जब थीटा का वैल्यू कितना हो 0 डिग्री हो। और 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि आपने स्विमिंग कहाँ स्टार्ट की है, इस वर्टिकल से 0 डिग्री, मतलब कि इसी डायरेक्शन में स्विमिंग स्टार्ट किया है। और हमने कहा भी था कि मिनिमम टाइम के लिए आपको रिवर के परपेंडिकुलर मोशन करना स्टार्ट करना पड़ता है, और यहाँ पर आप किसी एंगल पे जाते हो, यहाँ पर आप किसी एंगल पे जा रहे हो। डिफरेंस समझना। फर्स्ट केस जब आपने मिनिमम टाइम के लिए बात किया था तब आप रिवर के करंट, जो रिवर का फ्लो है उसके परपेंडिकुलर जा रहे थे, लेकिन अभी क्या है, उससे भी कुछ पीछे जा रहे हो ताकि आप शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग ट्रेवल करके यहाँ पहुंच पाओ। तो दोनों का टाइम डिफरेंट है। ये है हमारे पास फॉर शॉर्टेस्ट पाथ और ये है शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो दो केस हमने देखा। पहला केस क्या था कि सर मिनिमम टाइम के लिए क्रॉस करना, तो हमने रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर मोशन स्टार्ट किया, मतलब कि यहां से 90 डिग्री पे स्टार्ट किया, उसके लिए मिनिमम टाइम निकाला, तो वो कितना आया W/VBR। ठीक। सेकंड केस हमने देखा कि शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू क्रॉस करना है। जब शॉर्टेस्ट पाथ के लिए की बात की तो सबसे पहले कि डायरेक्शन क्या रखी जाए, कि हम स्विमिंग करना कहाँ स्टार्ट करें, तो वो हमने निकाला इस फॉर्मूला से। ठीक। अब यहाँ से मुझे मिल जाएगा थीटा। ठीक। अब एक बार मुझे मिल गया है थीटा, थीटा मिल गया है, तो अब पूछ रहा है कि सर रिवर क्रॉस करने में टाइम कितना लगा अलोंग दी शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ पे चलते हुए मिनिमम टाइम कितना लग रहा है। ठीक। तो देखो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ पे चलते हुए कहाँ आया, ये वाला टाइम आया, देख रहे हो ये टाइम t = W/VBR cos थीटा। ठीक। तो फर्स्ट जो सेकंड केस है उससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक कहाँ जाना है और कितने टाइम में क्रॉस होगा। ठीक है, इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो स्क्रीन पॉज करो और छाप लो। ठीक है, चलो अब इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल करवाता हूँ ताकि आप समझ पाओ कि सर क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है। ठीक है, चलो एक सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ कर देता हूँ। चलो एक एग्जांपल बोल रहे हैं कि एक बोटमैन है जिसका स्टिल वाटर में जो स्पीड है आपको कितना 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक। और जो करंट फ्लो है, जो रिवर का फ्लो है, वो कितना आपको 3 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक, ये आपको दिया हुआ है। अब जो आपके रिवर की विड्थ है, रिवर का विड्थ है वो कितना आपको 100 मीटर दिया हुआ है। ठीक। अब इसमें इसने क्वेश्चन पूछा है, पहला रिवर को क्रॉस करने के लिए मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड, जो लीस्ट टाइम पॉसिबल है वो बताओ। सेकंड बोलेगा कि थीटा या फिर सिंपल बोलो डायरेक्शन, डायरेक्शन टू स्टार्ट फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, कि शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग क्रॉस करने के लिए किस डायरेक्शन में स्टार्ट किया जाए। ठीक है, ठीक। और थर्ड पार्ट जो हमसे पूछा गया है, थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है हमसे कि इस शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग चलते हुए हमें टाइम कितना लगने वाला है। ठीक है, अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ पे चलते हुए हमें टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन नोट कर लो ताकि हम इसको सोल्व कर पाए। ठीक है, चलो नोट कर लिया। अब इसको दिखाते हैं डायग्राम में। सर डायग्राम इसकी शक्ल कैसे दिखने वाली है, देखो क्या बोल रहे हैं कि सर ये हमारे पास एक रिवर है, ठीक है, जिसकी विड्थ हमें कितना 100 दिया हुआ है। इसमें हमें कुछ चीज़ें दी हुई थी, VBR 5 दिया हुआ था, सेकंड VR कितना 3 दिया हुआ था। ठीक है, मतलब कि रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में VR दिया हुआ है जिसका वैल्यू हमने कितना 3 बोला हुआ है। अब पहला क्वेश्चन क्या बोला कि सर मिनिमम टाइम के लिए मैंने बताया है कि अगर आपको शॉर्टेस्ट टाइम में उसको क्रॉस करना है तो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर यहाँ कहीं जाना पड़ेगा। करेक्ट, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर यहाँ कहीं जाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। ठीक, तो सारी की सारी वेलोसिटी यहाँ पर हो गई डेडिकेट। तो उस केस में क्या होगा, उसको क्रॉस करने के लिए वाई डायरेक्शन में VBR = डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दिया जाएगा। हमें चाहिए टाइम, वो भी कौन सा आएगा, मिनिमम आएगा। तो यहाँ से जो टी मिनिमम का वैल्यू है कितना W/VBR। करेक्ट, W कितना हमारे पास सर 100 दिया हुआ है और VBR कितना 5 दिया हुआ है, कितना 20 सेकेंड, मतलब कि 20 सेकेंड में आप उस रिवर को क्रॉस कर जाओगे। ठीक, चलो बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड में उन्होंने बोला था कि इसको क्रॉस करना है
फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ के लिए किस एंगल पे जाया जाए, ठीक है, उसकी बात कर देते हैं। अगर शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहा हूं तो हमने कहा था कि सर शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हम कुछ इस तरफ पीछे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक, पीछे की तरफ आओगे, पीछे की तरफ आते हैं, मतलब कि अब हमारा VBR यहाँ कहीं है, यहाँ से किसी एंगल थीटा के लिए, तो क्या करोगे सर, कंपोनेंट करेंगे, एक कंपोनेंट यहाँ पर, एक कंपोनेंट यहाँ पर। जो यहाँ वाला कंपोनेंट कितना VBR cos थीटा होगा और ये वाला कितना VBR sin थीटा होगा। अब क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करना है तो VR शुड बी इक्वल्स टू VBR sin थीटा, ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ से जो sin थीटा का वैल्यू है, ठीक है, जो sin थीटा का वैल्यू है कितना आ गया यहाँ से, VR डिवाइडेड बाय VBR, ठीक, ये कितना सर 3 दिया हुआ है, ये कितना 5 दिया हुआ है। साइन थीटा का वैल्यू 3/5 कितने एंगल पर आता है सर, 37 डिग्री पर आता है, 37 डिग्री पर आता है। तो अगर मैं बात करूं कि कहाँ ट्रेवल करना स्टार्ट करना है, तो ये 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस 37 फ्रॉम द करंट, या फिर जहाँ पे आपकी रिवर जा रही है वहाँ से इतने एंगल पे स्टार्ट करना पड़ेगा। कितना आएगा 127 डिग्री। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि इस पाथ के लिए, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए टाइम कितना लगने वाला है, ठीक है। बात करते हैं थर्ड पार्ट, टाइम। क्या हमने इसका वैल्यू W/VBR cos थीटा लिखा है, ठीक। W कितना सर 100 दिया हुआ है, VBR हमें कितना 5 दिया हुआ है, और cos थीटा एंगल कितना 37 दिया हुआ है। तो 37 डिग्री के लिए cos का वैल्यू कितना 4/5 होता है, 4/5 होता है। 5 से 5 कट करेंगे, सिंप्लीफाई करो, कितना 25 सेकंड आ रहा है, ठीक है। तो देख पा रहे हो ना, मिनिमम टाइम कितना 20 सेकंड था और शॉर्टेस्ट पाथ के लिए इतना टाइम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो बिल्कुल सही केस है, ठीक है। तो ये आपका हुआ एक एग्जाम्पल जिसमें आपने दोनों केस कवर कर दिए, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। मिनिमम टाइम भी देख लिया, शॉर्टेस्ट पाथ भी देख लिया और शॉर्टेस्ट पाथ के लिए टाइम भी देख लिया, ठीक है। तो स्क्रीन पॉज करो और पूरा का पूरा छाप लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ों की बात करते हैं। हमने कहा था कि एक कंडीशन बताया था कि जैसे शॉर्टेस्ट पाथ पे जा रहे हैं या डायरेक्टली अपोजिट क्रॉस करना है, तो उस केस हमने ये चीज़ मानी है कि जो VR का वैल्यू है वह छोटा है किससे, VBR से, ठीक है। अब वही चीज़ यहाँ कुछ लिखा भी हुआ, इफ़ VR इज ग्रेटर देन VBR द बोटमैन कैन नेवर रीच द पॉइंट B। क्यों सर, कि सर जब हमने जो कंडीशन लिखा था ना साइन थीटा, अगर सिंपल बात करूँ, जो हमने एंगल लिखा है, क्या लिखा है सर, हमने जो साइन थीटा लिखा था वो कितना VR डिवाइडेड बाय VBR लिखा है। और अगर किसी तरह से VR ज़्यादा हो जाए VBR से तो साइन थीटा का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉसिबल है, साइन थीटा का वैल्यू 1 से ग्रेटर कभी हो ही नहीं सकता, तो इसका ध्यान रखना है। अब सर अगर ऐसा हो तब क्या करें, तब भी शॉर्टेस्ट पाथ तो पॉसिबल है, शॉर्टेस्ट पाथ तब भी आएगा, लेकिन तब आप डायरेक्टली अपोजिट नहीं पहुंच पाओगे। सर क्या मतलब, बोलने का मतलब क्या है, देखो ये मेरे पास रिवर है, जब हमारे पास रिवर का स्पीड छोटा था हमारे स्पीड से, तब आप डायरेक्टली यहाँ कहीं जाकर डायरेक्टली अपोजिट यहाँ पहुँच पा रहे थे, क्योंकि इससे छोटा कोई पाथ पॉसिबल था नहीं हमारे लिए, करेक्ट। ये था डायरेक्टली अपोजिट क्रॉस करने के लिए। लेकिन अब क्या है कि रिवर का फ्लो थोड़ा ज़्यादा है, तो उससे हुआ क्या कि जो VBR का कंपोनेंट जो यहाँ x में आया था, VBR साइन थीटा, ये कभी ज़िंदगी में इसको बैलेंस नहीं कर सकता, कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकता। तो होगा क्या, ओवरऑल वेलोसिटी उस तरफ आएगी। जब ओवरऑल वेलोसिटी उस तरफ आएगी, और वो कितनी आएगी, ओवरऑल वेलोसिटी इस तरफ। अब क्योंकि VR ज़्यादा है तो VR माइनस VBR साइन थीटा, ये ओवरऑल वेलोसिटी कहीं यहाँ कहीं आएगी, करेक्ट। जब सारी वेलोसिटी उस तरफ आ रही है, ठीक है, और एक कंपोनेंट यहाँ हमारे पास ऑलरेडी बचा हुआ है, कितना, VBR cos थीटा, तो होगा क्या, अब ऑब्जेक्ट के पास, जो स्विमर है या फिर जो बोट है, उसके पास 2 वेलोसिटी है, एक इस डायरेक्शन में है, दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो होगा क्या, इनकी वजह से एक नेट इफेक्ट यहाँ कहीं आएगा। तो हम डायरेक्टली अपोजिट तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन
इस केस में भी जो सबसे छोटा पाथ पॉसिबल है, जो शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल है, उसकी हम बात कर सकते हैं कि सर उसके लिए हम क्या एंगल रख सकते हैं ताकि अभी आपका जो पाथ है वो सबसे छोटा हो। ठीक है, देखो पॉसिबिलिटी हर चीज़ की है, हम यहाँ पे वैल्यू थीटा की चेंज कर सकते हो, तो हो सकता है कि आप मोस्टली हर केस में इस पॉइंट के बाहर ही निकल रहे हो, कभी यहाँ पहुँच गए, कभी यहाँ पहुँच गए, कभी यहाँ पहुँच गए, कभी यहाँ पहुँच गए, तो बहुत सारे वैल्यूज़ है। लेकिन क्या एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल हो सकता है जिसके लिए आप सबसे छोटा जो पॉसिबल है यहाँ तक पहुँच पाओ? एक पर्टिकुलर एंगल होगा जिसके लिए आप सबसे छोटा पाथ फॉलो करते हुए यहाँ से यहाँ पहुँच जाओ। ठीक है सर, आपको कैसे था छोटा? ये कैलकुलेशन से आएगा, ऐसा नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन से आएगा। बट ये काम कब होगा? जब रिवर फ्लो हमारे पास ज़्यादा हो, जब रिवर का वेलोसिटी हमारे पास ज़्यादा हो, इस केस के लिए ये कंडीशन होगा, तभी हमारे पास ये सारी कहानी हम कर पाएंगे। ठीक है, तो इतना चीज़ तो पहले हमें याद होना चाहिए, इस चीज़ को लिख लो, फिर आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, अब क्या बोला हुआ है कि शॉर्टेस्ट पाथ किसके लिए? सर जब हमारे पास रिवर फ्लो ज़्यादा हो, किससे? VBR साइन थीटा से। ठीक है, तो देखो इसके लिए एक छोटी सा आसान काम करता हूँ आपके लिए। देखो देखो हमने एक इक्वेशन देखी थी, आपको बोला देखा था, जब हमने एक जनरल केस की बात की थी ना, जब 3 स्पेशल केस पढ़ने से पहले। देखो ये रहा, ये एक जनरल इक्वेशन की बात की थी हमने यहाँ पर कि अगर हम जनरल केस लेते हैं कि VR माइनस VBR साइन थीटा, उसके लिए हमारे पास कि x कितना आप आगे जा रहे हो। ठीक है, x आगे मतलब कि रिवर फ्लो में कितना आगे आप पहुंच जाते हो। मानो हमारे पास ये था, हम किसी एंगल पे गए थे, VBR लिखा था, ये कितना VR आया था। ठीक है, वर्टिकल से कुछ एंगल हमने चूज़ किया होगा, थीटा वगैरह, और उसके बेसिस पर हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आई थी कि नेट इफेक्ट यहाँ कहीं आ रहा है, आप यहाँ कहीं पहुँच रहे हो, हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस x ट्रेवल किया है और वर्टिकल y में कितना विड्थ w के बराबर ट्रेवल किया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ डिस्टेंस हमारे पास आ रहा था। ठीक है, और उसके लिए हमने ये पूरी इक्वेशन निकाली हुई है। ठीक है, इतना चीज़ मुझे पता है। अब हम बोल रहे हैं सर इस x का मिनिमम वैल्यू क्या है? हम ये बोल रहे हैं ना कि शॉर्टेस्ट पाथ हो। अब शॉर्टेस्ट पाथ में क्या है? मान लो कि ये मेरे पास एक्चुअल पाथ है, मान लो उसको क्या कितना बोलते हैं? स्मॉल r बोल देते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस यूज करते हुए क्या मैं इस r को w स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट बोल सकते हैं ना? अब जो रिवर का विड्थ है वो तो मेरे लिए कांस्टेंट है, वो तो फिक्स है। रिवर को मैं अपने हिसाब से चौड़ा या पतला थोड़ी कर सकता हूँ, रिवर तो बन चुकी है, वो नेचुरल है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, ये बन चुका है। W फिक्स है, जो चेंज होने लायक चीज़ है वो क्या है? x है। अब अगर मुझे इस r का वैल्यू मिनिमम चाहिए, अगर इस r का वैल्यू मिनिमम चाहिए तो इस x को मिनिमम होना पड़ेगा, करेक्ट? और x की इक्वेशन हमारे पास ये रही, जिसमें मेरे पास VR फिक्स है, VBR फिक्स है, VBR फिक्स है, विड्थ फिक्स है। जो वेरिएबल टर्म है वो क्या है? थीटा। तो हम इस थीटा को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस थीटा को चेंज किया जा सकता है, और इसी के लिए, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपके पास जो ये x है, इसका वैल्यू मिनिमम निकल कर आएगा। अब सर वो कैसे निकाला जाए? देखो, जब हम मिनिमम की बात कर रहे हैं, अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो x है वो क्या है? फंक्शन ऑफ थीटा है, मतलब कि थीटा पे डिपेंडेंट है। और हम बात कर रहे हैं कि सर इसका मिनिमा निकाला जाए, लीस्ट वैल्यू जो पॉसिबल है वो निकाली जाए। ठीक, मिनिमा निकाला जाए। अब ये जो मिनिमा निकालते हैं ये हमारा होता है बेसिक मैथ से रिलेटेड। ठीक है, बेसिक मैथ में एक चैप्टर पढ़ते हो आप, एक टॉपिक पढ़ते हो डिफरेंशिएशन। वहाँ हमने पढ़ा होगा कि जो डिफरेंशिएशन होता है उसकी हेल्प से आप किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड कर सकते हो। और सर वो कैसे किया जाए? पहले इस फंक्शन को करो एक बार डिफरेंशिएट, क्या? dx अपॉन डी थीटा, और उसको कर दो इक्वल टू 0 पुट। यहां से आपको x के कुछ वैल्यूज मिलेंगी जिनको आप बोलते हो क्या? क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यूज, क्रिटिकल वैल्यूज क्यों बोल रहे हैं? कि सर ये वो पर्टिकुलर पॉइंट होंगे जहां पर आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। ठीक, आप सर डिसाइड कैसे करें कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा शो कर रहा है या कौन सा पॉइंट मिनिमा शो कर रहा है? ठीक है, तो देखो उसके लिए भी एक इलाज होता है। उसके लिए क्या करते हैं? उस फंक्शन को करते हो एक बार और डिफरेंशिएट। अब अगर आपका डबल डिफरेंशिएशन, अगर ये टर्म मेरे पास पॉजिटिव आती है तो वो रिप्रेजेंट करता है किसको? मिनिमा को। और अगर ये टर्म मेरे पास नेगेटिव आती है तो ये रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमा को। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, प्लस का मतलब मिनिमा ही है, ये मत सोचना कि सर ने गलती से लिख दिया है, नहीं।
अगर डबल डिफरेंशिएशन का साइन प्लस में आता है, पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आती है, तो वो मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और अगर नेगेटिव निकल के आता है तो वो मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, ये चीज़ मुझे पता होना चाहिए। तो पहले इस कहानी को लिख लो और पहुंचते फिर अपने मेन रामायण पर, जहां पे हम बात करेंगे कि एक्स का लीस्ट वैल्यू किस पर्टिकुलर एंगल पर आएगा। ठीक है, स्क्रीन पॉज करो और छाप लो। चलो आगे बढ़ाया जाए। देखो, ये हमारे पास इक्वेशन थी एक्स की। ठीक है, और क्या कर रखे हैं इसको किया है एक बार डिफरेंशिएट और इक्वल टू कर रहे हैं 0 पुट। अब सर डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए, इसके लिए देखो क्या बोल रहे हैं सर, एक फंक्शन होता है कि अगर आपका जो फंक्शन है वो u अपॉन वी के फॉर्मेट में हो। u अपॉन वी का मतलब क्या है सर, कि एक x का फंक्शन ऊपर और दूसरा फंक्शन नीचे। हमारे पास फंक्शन किसका है, थीटा का, तो एक फंक्शन ऊपर है एक फंक्शन नीचे है। अगर इस फॉर्मेट में हो तब उस टर्म को डिफरेंशिएट कैसे किया जाए। ठीक, तो क्या करते हैं, डिवाइड वाले टर्म को करते हैं पहले स्क्वायर, फिर उसको रखते हैं बाहर और फर्स्ट टर्म को करते हैं डिफरेंशिएट। हम कर रहे हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, तो मैं थीटा लिख रहा हूँ। ठीक, और फिर रखेंगे यू को बाहर और इसको कर देंगे डिफरेंशिएट। ये जनरल मेथड होता है इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का, और वही पैटर्न आप यहाँ यूज़ करने वाले हो। ठीक है, सब पहले दिखाओ कि यू अपन वी का फॉर्मेट है या नहीं है। तो देखो, एक फंक्शन ये रहा ऊपर थीटा के टर्म में और एक फंक्शन ये रहा नीचे थीटा के टर्म में, देख पा रहे हो। तो ये यू अपन वी का फॉर्मेट बन रहा है कि सर डब्ल्यू क्या करें, डब्ल्यू रिवर का विड्थ है, कांस्टेंट है, उसको सिंपल बाहर रखो, उसको कैलकुलेशन से दूर रखा जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला सर, इसको निकाला लीस्ट वैल्यू, डिफरेंशिएट करके दिखाओ। चलो देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, डी अपॉन डी थीटा, फंक्शन का पूरा लिख देता है हमारे पास, कितना है वी बी आर कोस थीटा। डब्ल्यू को मैंने बाहर निकाल दिया पहले ही, यहाँ कितना मेरे पास वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। ठीक, अब उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिवाइड वाले टर्म का स्क्वायर लोग कर देते हैं स्क्वायर, कितना वी बी आर कोस थीटा का स्क्वायर, फिर इसी टर्म को रखा जाए बाहर वी बी आर कोस थीटा, और जो फर्स्ट टर्म है ऊपर वाला इसको करेंगे डिफरेंशिएट। अब देखो, जो वी आर है ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या 0 होता है, तो ये हो गया 0 माइनस वी बी आर कॉन्स्टेंट, और कोस जो साइन थीटा है इसका डिफरेंशिएशन होता है कोस थीटा। ये हुआ फर्स्ट पार्ट। आगे जाएंगे, माइनस माइनस साइन, अब इस टर्म को रखेंगे बाहर, इस टर्म को रखेंगे बाहर, लो क्या है वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, और जो सेकंड फंक्शन है कौन सा सर, ये डिवाइड वाला, इसको करेंगे डिफरेंशिएट n2। तो वी बी आर है कांस्टेंट, रखा जाए बाहर, और कोस थीटा का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन थीटा। ठीक, अब इस पूरी कहानी को क्या करना है सर, इक्वल टू 0 पुट करना है, क्योंकि कंडीशन यही है, अगर आपको मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो यही करना पड़ेगा। ठीक, तो होगा क्या, जो डिवाइड वाले टर्म है ये पहुंच जाएगी उस तरफ 0 की तरफ। ठीक है, ऊपर बचा हुआ है कुछ कहानी। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे तो हर एक पार्ट में वी बी आर कॉमन है, उठा के उधर फेंको। ठीक है, तो वी बी आर कर देंगे गायब यहाँ से, तो हमारे पास देखो मल्टीप्लाई करते पहले इनको, वी बी आर हमने कर दिया है बाहर, एक वी बी आर बचेगा, तो ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस वी बी आर, एक बाहर जा चुका है, एक वी बी आर बचा हुआ, यहाँ बचा हुआ है सिर्फ कोस थीटा, यहाँ भी कोस थीटा तो स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, इस तरफ आओ, माइनस वी आर इनटू साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हुआ, ये लो, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, तो 3 माइनस, तो कितना हो जाएगा माइनस साइन आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बचेगा वी बी आर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। करेक्ट, ठीक है। अब देखो, ये वी बी आर कोस थीटा, ये वी बी आर साइन स्क्वायर थीटा। देखो बेटा, अपन क्या बोल रहे हैं कि जो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है उसका वैल्यू कितना 1 होता है, तो क्या करेंगे सर, वी बी आर लेंगे कॉमन, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा, तो रिमेनिंग टर्म क्या होगा, माइनस वी बी आर प्लस वी आर साइन थीटा इक्वल टू कितना 0 आ रहा है। सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से जो साइन थीटा है उसका वैल्यू कितना निकल गया इस बार मेरे पास, वी बी आर अपॉन वी आर। ये कुछ कहानी निकल कर आई है, तो ये मैंने आपको डिटेल में इसका डिफरेंशिएशन दिखा दिया है। ठीक है, अब सर दिमाग खराब तो ये हो गया कि इतनी सारी कैलकुलेशन एग्जाम में करेगा कौन, इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है, वहाँ पे सीधा आंसर टिक करना है, सॉल्व करना है। करेक्ट, तो सर इतनी मेहनत कैसे करें, फिलहाल तो उसको लिख लो, इसका बताते हैं जुगाड़ क्या करना है। ठीक है, लिख लो, चलो आगे बढ़ाए।
अब क्या बोल रहे हैं सर, इसका जुगाड़ बताओ कि हर बार इतनी मेहनत की जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो देखो सिंपल सी कहानी, फर्स्ट केस क्या था कि अगर मेरे पास वी आर छोटा हो वी बी आर से, तो उस केस में जो मेरे पास साइन थीटा है तो उसका फॉर्मूला कितना, वी आर अपॉन वी बी आर। ठीक, ये एक फॉर्मूला हमारे पास इनिशियल में निकल कर आया था फॉर शॉर्टेस्ट पाथ या क्रॉसिंग डायरेक्टली अपोजिट। दूसरा कि अगर मेरे पास वी आर ज़्यादा हो किससे, वी बी आर से, तो क्या करो, बस इन टर्म्स को कर दो उल्टा, अपोजिट, वी बी आर अपॉन वी आर कर दो, ये कुछ फॉर्मूला निकल के आएगा। देखो सेम है क्या, बस इसमें वी आर ऊपर है उसमें वी बी आर ऊपर है। अब फ़र्क क्या हुआ, दोनों फॉर्मूले में फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क क्या है, इसमें आप पहुँचोगे डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर आप यहाँ पे पहुँचोगे। इसमें बात करोगे तो आप सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ होगा, सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ होगा, बट डायरेक्टली अपोजिट नहीं आएगा। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा, इतना हमें क्लियर हो जाना चाहिए। तो जो चीज़ याद रखने की है वो यही है, ठीक है, कि अगर मेरे पास वी आर छोटा है तो उसको ऊपर रखो, वी वी आर छोटा है तो उसको ऊपर रखो, लेकिन जब वी आर छोटा होगा तब आप डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचोगे। शॉर्टेस्ट पाथ तब भी है लेकिन वो डायरेक्टली अपोजिट वाला पॉइंट हो गया। लेकिन अगर वी वी आर छोटा हो तब डायरेक्टली अपोजिट तो नहीं पहुंचोगे, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ के लिए आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ाया जाए, क्या दिया हुआ है देखो, पढ़ते हैं कहानी। नाउ एट दिस एंगल वी कैन फाइंड एक्स मिनिमम, मतलब कि इस पर्टिकुलर एंगल के लिए आप जो शॉर्टेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स है वो निकाल सकते हो। सर एक्स क्या होता है, देखो एक्स के वैल्यू हमने पहले बात किया था कि एक्स टर्म क्या होता है, एक्स आपका होता है ड्रिफ्ट। सर ड्रिफ्ट का मतलब क्या है कि जो आपका करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में, रिवर के फ्लो की वजह से आप कितना आगे जा रहे हो। ठीक है, तो वो दिखाता है ड्रिफ्ट। ठीक, तो ऐसे कुछ कहानी हमारे पास हुई थी कि रिवर का फ्लो इस तरफ है, हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, उन दोनों का नेट इफेक्ट कहाँ ऊपर आया था, तो उसके इफेक्ट में आप यहाँ कहीं पहुँचे थे। तो ये अगर देखा जाए तो ये आपका हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट है, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपका विड्थ W के बराबर है। ठीक, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, आगे रीड करते हैं। चलो क्या बोला हुआ है, द एक्चुअल मोशन ऑफ द बोट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द बोट थ्रू द वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। यही बोलते हैं कि जब पानी के अंदर होते हो तो आपकी जो टोटल वेलोसिटी होती है वो आपका वेलोसिटी प्लस वाटर का वेलोसिटी होगा, मेरा अकेले का नहीं है, दोनों का मिला के साथ में जो नेट इफेक्ट आया उसकी वजह से मैं यहाँ गया हूँ। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, तो वी बोट रिलेटेड टू द लैंड, लैंड मतलब या ग्राउंड बोल सकते हो, कोई भी जो रेस्ट फॉर्मेट है, जो रेस्ट रेफरेंस है उसी के फ्रेम में आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो ग्राउंड पे खड़े हुए जिसको स्पीड दिखने वाला है वो क्या होगा, बोट का स्पीड वाटर के रिस्पेक्ट में प्लस वाटर का स्पीड। ठीक है, तो मेरा स्पीड वाटर के रिस्पेक्ट में क्या है प्लस वाटर का स्पीड क्या है, उससे मुझे मेरा नेट वेलोसिटी मिल जाएगा जो मैं पानी में चलने वाला हूं। ठीक, चलो आगे बढ़ाया जाए। अब देखो चलो आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, जो ड्रिफ्ट हमें निकालना था उसमें तो देख लेते हैं कि अगर ड्रिफ्ट की बात करें तो हमारे पास जो एक्स में वेलोसिटी आई थी, अगर आपको याद हो कि जो एक्स डायरेक्शन में हम जो नेट वेलोसिटी लिखा था, वेलोसिटी ऑफ बोट इन एक्स डायरेक्शन, हमने सिंपल वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा लिखा था। ठीक, इसकी बात की थी हमने, और उसके लिए हमने साइन थीटा में निकाल चुके थे। साइन थीटा में अभी कितना निकाला, इसके लिए साइन थीटा इक्वल्स टू वी बी आर डिवाइडेड बाय वी आर। ठीक है, तो मुझे अब साइन थीटा ये पता है, वी आर पता है, वी बी आर ये पता है। ड्रिफ्ट एक्स की बात किया जाए, ठीक है, ड्रिफ्ट एक्स की बात किया जाए तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू डिस्टेंस जो एक्स ट्रेवल करना है वो और टाइम टी। टाइम टी कौन सा है, टाइम टेकन टू क्रॉस, कि रिवर को क्रॉस करने में जो टाइम लगा है वो टाइम आप यहाँ पे कंसिडर करके इस x का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, नॉर्मल चीज़। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है सर, ऐसी एक कहानी यहाँ पे एरोप्लेन की भी है। ठीक है, जो हमने बात किया अभी रिवर के बारे में, तो कुछ वैसे ही स्टोरी यहाँ पर भी होती है। देखो सिंपल सी बात बोलता हूँ कि मानो अगर हवा में आपका प्लेन उड़ रहा है और जो आपकी हवा है उसमें कोई भी फ्लो नहीं है, मतलब कि आपकी हवा नहीं चल रही, बिल्कुल स्टिल एयर है और उसमें आपका प्लेन उड़ रहा है, तो होगा क्या कि अगर मैं प्लेन को ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है, मैं प्लेन को ऐसे उड़ा रहा हूँ, तो जहाँ मैं उड़ाऊंगा वो बिल्कुल वहीं जाएगा।
ठीक है, हम प्लेन को जहाँ फ्लाई करवाना चाहेंगे वहाँ जाएगा, जैसे घुमाना चाहेंगे वैसे घूम जाएगा, करेक्ट, क्योंकि अब उसमें एयर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, सिंपल सी कहानी है कि अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना है, अगर एयर नहीं है तो सिंपल इस डायरेक्शन में मैं मोशन कर दूंगा। ठीक है, हमारे प्लेन को यहाँ लेके चलो, बिना किसी प्रॉब्लम के आप इस स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे पहुँच जाओगे। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं इस तरफ एयर को ब्लो करवा दूँ, अब एयर का फ्लो इस तरफ है, और अगर मैं प्लेन को यहाँ लेकर गया तो क्या हुआ, उसके पास अपना रफ्तार तो था ही सही, अपनी स्पीड तो थी ही सही, लेकिन साथ में एयर का स्पीड भी ऐड हो गया। तो हुआ क्या, अब इसकी वजह से जो उसका नेट मोशन है वो अफेक्ट हो गया, मतलब कि उसकी जो नेट वेलोसिटी है अपना प्लस एयर का, दोनों का मिला के बीच में कहीं आएगा। ये क्या प्लेन का था, ये किसका, एयर का था, तो दोनों की नेट स्पीड उसकी यहाँ कहीं आई है। अब अगर वो नेट यहाँ कहीं जाएगा तो क्या वो इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी पर पहुँच पाएगा, क्या पॉसिबल ही नहीं है। हम चाहते हैं कि हम ए से बी पहुँचे, पता पड़े उसको पहुँचना दिल्ली था, पहुँच गए कहीं और। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए भी हम सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। सर कौन सा वाला, देखो अब सोचो कि अगर मुझे डायरेक्टली वहाँ जाना है, मेरे यहाँ ट्रेवल करने से नेट स्पीड यहाँ कहीं आई थी, तो अगर मुझे नेट यहाँ प्रोड्यूस करना है तो प्लेन को यहाँ कहीं जाना पड़ेगा, प्लेन के मोशन को यहाँ कहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर। सेम स्टोरी है जैसे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर उसका एक्चुअल स्पीड था, वैसे ही वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर उसका एक्चुअल फ्लाइंग स्पीड होगा, जिससे वो फ्लाई कर सकता है। ठीक है, अब क्या होगा कि हम इसका एंगल कुछ इस तरह से चूज करते हैं थीटा, ताकि इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं आ जाए। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं आ जाए। अब बस फर्क क्या है, अब उसके लिए मुझे साथ में ये एंगल भी पता होना चाहिए, तब जाके मैं डायरेक्टली यहाँ पहुँच पाऊँगा। ठीक है, तो इतनी कहानी हमें, इतनी मेहनत तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हो कह रहा है पूरी कहानी में हुआ क्या कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर यहाँ कहीं दिखाया हुआ है, करेक्ट, और एयर जा रही है यहाँ कहीं, तो ये कौन सा होगा, वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हमारे पास क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट आया, वो कहाँ होगा, इसके अलोंग, तब जाके आप यहाँ से वहाँ पहुँच पाओगे। ये सेम स्टोरी एयरप्लेन की इन्वेंट, सेम कहानी है जो हमने रिवर का और बोट का केस देखा है। ठीक है, तो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन इसमें भी बन सकते हैं, सेम फॉर्मूलाज के साथ, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ भी अलग कहानी नहीं है। ठीक है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया है, वहाँ पे बोट था, यहाँ पे एयरप्लेन है, वहाँ पे रिवर था, यहाँ पे एयर है। ठीक, चलो इसको चाहो तो नोट कर लो, कंडीशन लिख लेना कि बिल्कुल सेम केस है, कुछ अलग नहीं है, ये डायग्राम बना लो तो समझ जाओगे। ठीक है, चलो क्या लिखा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सर ये कैसे आया, देखो क्या अगर याद हो, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ पहले किसके लिए, रिवर बोट के लिए। रिवर बोट प्रॉब्लम की बात करते हैं। पहले हमने वहाँ लिखा था कि वेलोसिटी ऑफ बोट है ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल दो, फिर सिंपल वी भी बोल देता हूँ। ये जो मेरे पास आया था, क्या हमने इसको वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर लिखा था, वेक्टर प्लस वी आर वेक्टर लिखा था। ठीक, क्या सेम तरीके से मैं यहाँ लिखता हूँ, वेलोसिटी ऑफ प्लेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ एयर, कर सकते हैं। अब इनडायरेक्टली ये हमने बताया था कि जब कुछ नहीं लिखा हो तो इनडायरेक्टली आप क्या बोलते हो उसको, कि ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, तो चाहो तो आप यहाँ पे जी कर सकते हो, ये बन गया जी, ये बन गया जी। सेम तरीके से इसको कर दो जी, इसको भी कर दो जी। क्या ये यही वाला फॉर्मूला है क्या, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर और वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सेम टू सेम स्टोरी हमने यहाँ लिखी है। ठीक है, तो फॉर्मूला देख के घबराना नहीं है, सेम कहानी, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। क्या लिखा हुआ है एक बार इसको पढ़ देते हैं, बड़ी मेहनत से लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। The velocity of the plane with respect to ground is equal to the velocity of the plane with respect to air plus velocity of air with respect to the ground। जो हमने बोला है उसको लैंग्वेज में लिख दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ाया जाए।
अब बात करते हैं रेन मैन से पहले एक केस में आपको और डिस्कस कर देता हूँ। देखो रिवर मैन में क्या होता है, एक छोटा केस और बनता है, थर्ड वाला केस, ठीक है। इतना खास पूछते नहीं लेकिन थोड़ा पता हम उसके बारे में होना चाहिए, ठीक है। केस नंबर थर्ड किसका, रेन मैन का, सॉरी रिवर मैन का, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम का थर्ड केस, ठीक है। इसमें लिखना क्या, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम मोशन। डाउनस्ट्रीम मोशन कैसे, इसका मतलब क्या है, देखो समझाते हैं। क्या माना है कि सर हमारे पास एक वही बिल्कुल सेम रिवर है, इसमें आपका रिवर आगे फ्लो कर रहा है। मान लेते हैं कि रिवर का स्पीड हमें कितना VR बोला हुआ है, ठीक, ये आपको रिवर का स्पीड बोला हुआ है। अब अगर आप यहाँ पॉइंट A से पॉइंट B पर पहुँचना चाहते हो, अब क्रॉस करना नहीं है, अब रिवर के फ्लो के अलोंग ही चलना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ A से B जाना चाहता हूँ, ठीक, A से B जा रहा हूँ, तो जब आपका मोशन रिवर फ्लो के अलोंग हो, जहाँ पे रिवर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में जाओगे, तो उसको आप बोलते हो डाउनस्ट्रीम मोशन। क्या बोलोगे, डाउनस्ट्रीम मोशन। मतलब कि सिंपल बोले तो VR वेक्टर पैरेलल होगा किसके, VBR वेक्टर के, दोनों का डायरेक्शन एकदम सेम, ठीक। फिर सर अपस्ट्रीम क्या होगा कि अब मैं उसी पॉइंट से, थोड़ा अलग दिखा रहा हूँ, आ रहे हैं सेम लाइन के लूँगी, ठीक है, उसी पॉइंट B से वापस पॉइंट A तक आ रहा हूँ, लेकिन अब आ रहा हूँ अपोजिट, ठीक है, एंटी पैरेलल है, ठीक है, एंटी पैरेलल है। कि अब अगर हमारा मोशन, बोट का मोशन और रिवर का मोशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, तब उस मोशन क्या बोलते हो, अपस्ट्रीम मोशन, ठीक है। अपस्ट्रीम मतलब कि एंटी पैरेलल वाला केस, जब हमारे पास ये दोनों वेलोसिटीज आपस में एंटी पैरेलल होंगी, ठीक, उस केस में आप इसको अपस्ट्रीम मोशन बोलोगे। सर इसमें फ़र्क क्या पड़ने वाला, देखो क्या बोल रहे हैं। सबसे पहला कि अगर मैं A से B जाना चाहता हूँ, ठीक है, A से B जाना चाहता हूँ, तो क्या होगा, मेरा स्पीड तो आगे है ही सही, प्लस साथ में रिवर मुझे अब सपोर्ट करने वाला है कि जो हमारी रफ्तार थी उसको अब रिवर वाला बूस्ट देगा, जो हमारी स्पीड थी उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। जब ऐड हो जाएगा तो हमारी ओवरऑल स्पीड इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगी। ज़रा सोच कर देखो, स्विमिंग कर रहे हो और आपको उसी डायरेक्शन में फ्लो मिल जाए, कितने आराम से रहोगे, जो आपकी रफ्तार से उससे ज़्यादा तेज जाओगे, करेक्ट है ना। तो वही कहानी कुछ यहाँ पर होने वाली है। तो क्या होगा, जब A से B जा रहे हो तो हमारी जो नेट वेलोसिटी होगी क्या हो जाएगा, VR प्लस VBR, ये हमारा नेट वेलोसिटी हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मान लेते हैं कि इनके बीच का सेपरेशन कितना D मान लेते हैं, ठीक। तो मैं पूछूं कि A से B जाने में टाइम कितना, तो क्या होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस D अपॉन टाइम T1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, चलेगा, ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बात करें सर B से A वापस आना है अब, ठीक है, अब उन्हीं दो पॉइंट के बीच में वापस भी आ रहे हो, ठीक है, वापस आना है। सबसे पहला अगर मुझे वापस आना है तो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि जो मेरी जो वेलोसिटी है वो रिवर से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर रिवर का फ्लो ज़्यादा हुआ तो कभी ज़िंदगी में मैं या तो वापस नहीं आ पाऊँगा, कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकता। क्योंकि अगर मुझे वापस आना है तो हमारे अंदर इतना स्पीड होना चाहिए कि हम रिवर के फ्लो को ओवरकम कर पाएँ, उससे ज़्यादा स्पीड जनरेट कर पाएँ, तब जाके आप वहाँ से यहाँ आ पाओगे, करेक्ट। बस फ़र्क क्या है कि सर हम जाना चाहते हैं उस तरफ, रिवर मुझे धक्का दे रही है पीछे तरफ, तो होगा क्या, हमारा नेट स्पीड कम हो जाएगा। अब रिवर हमें अपोज कर रहा है, ठीक है। तो जब अपोज करेगा मतलब कि जब आप B से वापस A पर आ रहे हो, तो इस बार क्या है, जो हमारे पास नेट वेलोसिटी होगी, इसको V1 बोल देते हैं, इसको V2 बोल देते हैं, ठीक है। जब वापस आ रहे हो तो VBR अपोज हो रहा है किससे, VR से, तो ये नेट स्पीड बन जाएगा। तो इस केस में कितना, VBR माइनस VAR इक्वल टू डिस्टेंस D और टाइम कुछ और लगेगा T2, ठीक। ये हो गए हमारे पास दो इक्वेशन। अब देखो दो इक्वेशन बन चुके हैं, अब इनसे क्वेश्चन क्या क्या बनाया जा सकता है। पहला कि आपको वो VR और VBR दे देगा, ठीक है। अब VR VBR पता है तो इक्वेशन नंबर 1 ये पता है, डिस्टेंस D पता है, टाइम T1 और T2 नहीं पता होंगे, तो दो इक्वेशन दो अननोन कि जाने का टाइम और आने का टाइम निकाल सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि आपको टाइम दे दे, जाने का टाइम और आने का टाइम दे दे, और पूछे सर VR VBR क्या होगा। अगेन दो इक्वेशन दो अननोन, सिंपल से सोल्व करेंगे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। दो इक्वेशन दो अननोन, एक से वेरिएबल निकालना, दूसरे में पुट करना और सोल्व कर देना, इतना हम करना जानते हैं, ठीक है। चलो ये केस क्लियर है, स्क्रीन पॉज करो और फटाफट से इसको छाप लो, ठीक है। चलो
अगर मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, अगर मान लो कि रिवर का फ्लो नहीं होता, अगर रिवर फ्लो नहीं होता तो सिर्फ मेरे पास VBR होता, तब जाने का टाइम और आने का टाइम दोनों टाइम मेरे पास सेम आते, करेक्ट। अगर मान लो सिर्फ रिवर का फ्लो होता और हमारा मोशन भी नहीं होता तो VR इक्वल टू डिस्टेंस D अपॉन टाइम T होता, करेक्ट। इसको T3 बोल दो, इसको T4 बोल दो। तो डिपेंड करता है कि आपके पास स्पीड कौन सा है, उसी के बेस पर आपका टाइम आएगा, ठीक है। सेम डिस्टेंस के बीच में चारों का टाइम अलग अलग हो सकता है। डाउन स्ट्रीम सबसे कम, अपस्ट्रीम सबसे ज़्यादा, इसमें VBR टाइम लगेगा, इसमें भी लगेगा। टाइम किसका ज़्यादा, डिपेंड करता है इनकी वैल्यूज़ पर। अगर VBR ज़्यादा है तो टाइम कम आएगा, VR ज़्यादा है तो उसका टाइम कम आएगा, ठीक है। तो ये कहानी छाप ली जाए। चलो अब देखो, इसी के जैसा एक और केस होता है जो हम बोलते हैं एस्केलेटर वाला, ठीक है। कभी आप मॉल वगैरह में गए होंगे, आपने देखा होगा स्वर्ग की तरफ बढ़ती हुई सीढ़ियाँ जो अपने आप चल रही होती हैं, है ना, देखिए ना। तो वो जब सीढ़ियाँ अपने आप चलती है उसको क्या बोलते हो, उसको बोलते हो एस्केलेटर, ठीक है। अब एस्केलेटर में क्या होता है सर, ऐसे कुछ सीढ़ियाँ होती है वो अपने आप ऊपर चल रही होती हैं, भगवान का आशीर्वाद है इनके ऊपर, ठीक है, अपने ऊपर जा रही है। तो हो क्या रहा है, अब इसमें हम दो काम कर सकते हैं। हमें आपका लोअर पॉइंट है A, अपर पॉइंट है B, यहाँ से यहाँ पहुँचना है। अब इसमें दो कहानियाँ हो सकती है। अब देखो मॉल में क्या होता है, एस्केलेटर दो टाइप की होती हैं, एक जो ऊपर जा रही होती है, दो जो नीचे आ रही होती है, दोनों टाइप की हमारे पास है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि सर एस्केलेटर का स्पीड हमने कितना V मान लिया, ठीक, और U हमने हमारा स्पीड मान लिया। V क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर, ठीक है, और जो U है वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। बस याद रखना है क्या बोल रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, टू एस्केलेटर, एस्केलेटर। थोड़ा मैंने यहाँ गड़बड़ कर दिया है, एस्केलेटर, ठीक है। यहाँ पास ऐसे कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, सेम कहानी, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। अब जैसे हमने बात किया था एक अपस्ट्रीम और एक डाउनस्ट्रीम मोशन, बात किया था अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। सर डाउनस्ट्रीम में क्या था कि हमारा मोशन और रिवर का मोशन सेम डायरेक्शन में था। क्या अगर इसमें भी कर सकते हैं क्या कि एस्केलेटर ऊपर जा रहा है और हम भी उसके साथ ऊपर ही चलना स्टार्ट कर दें? क्या ये डाउनस्ट्रीम मोशन बना क्या, जहाँ पर एस्केलेटर वहीं पर हम सेम डायरेक्शन में मोशन, ओवरऑल स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। जब ओवरऑल स्पीड आपकी बढ़ चुकी है, जब ओवरऑल स्पीड आपका बढ़ चुका है कि मानो ये जो डिस्टेंस आपको कवर करना है कितना, इसको D मान देते हैं, ठीक है। जब आप A से B जा रहे हो, ठीक, A से B जा रहे हो तो ओवरऑल स्पीड कितना V प्लस U हो गया, डिस्टेंस कितना D कवर करना है, टाइम कितना T1 लग गया, चलेगा क्या। अब उसी एस्केलेटर पे आप पॉइंट B से वापस नीचे आ रहे हो, ठीक है। अब एस्केलेटर तो मेरा अभी भी ऊपर जा रहा है, लेकिन अब मैं आ रहा हूँ उसके अपोजिट, मेरा U यहाँ पर है और वेलोसिटी एस्केलेटर का ऊपर है, ठीक। अब अगर मुझे नीचे आना है तो मेरा स्पीड ज़्यादा होना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या बनेगा, U माइनस V, सेम डिस्टेंस D ट्रेवल करना है, टाइम T2। देखो क्या ये वाली इक्वेशन पिछली वाली इक्वेशन से सेम है क्या, शक्ल बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं, बस थोड़ा नाम अलग किया हुआ है। वहाँ पे अपने VR और VBR बोला था, यहाँ पर V और U बोल रहे हैं, चीज़ बिल्कुल सेम है। ये आपका डाउनस्ट्रीम, ये आपका अपस्ट्रीम, उसके बेस पर दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन दो अननोन आपसे जॉब करवा सकता है, कर लेना, ठीक है। चलो इसको नोट कर लेना, चलो आगे बढ़ाया जाए। अब रिलेटिव मोशन की अगली कहानी, रेन मेन प्रॉब्लम। बारिश में खड़ा हुआ आदमी छाता कैसे पकड़े, किस एंगल पे पकड़े ताकि वो भीगे ना, तो उसकी कहानी हम यहाँ बात करने वाले हैं, ठीक है। अब इसको समझने से पहले एक छोटी सी बात करते हैं। देखो क्या होता है, हमने रिलेटिव मोशन की बात करी है कि क्या होता है, किस तरह से आप चीज़ों को अलग अलग ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जब चीज़ों को देखते हो तो आपको क्या अलग अलग देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो वो हमने बातें की हैं उस चीज़ के बारे में। तो एक चीज़ और समझाने की कोशिश करता हूँ। और क्या होता है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि मानो मेरे पास एक छोटा सा बस है, ठीक। अब क्या हो रहा है कि इस बस के अंदर पर्सन नंबर A खड़ा हुआ है, ठीक, और इस बस के बाहर आपके सड़क पर कोई दूसरा पर्सन खड़ा हुआ है, मान लो मेरा दोस्त खड़ा हुआ है, ये भी, ठीक। अब ये है रेस्ट पर,
ये चुपचाप सड़क पे खड़ा हुआ है, मुझे बस स्टैंड छोड़ने आया, मैं बस में निकलने वाला हूँ। अब बस जा रहा है विद स्पीड v से आगे चलना करता है स्टार्ट, ठीक है, बस आगे चलना स्टार्ट करता है स्पीड v के साथ। अब क्या होगा कि जो मेरा फ्रेंड है उसको मैं इस स्पीड v के साथ आगे जाता हुआ दिख रहा हूँ, हाँ या ना, सिंपल सी बात है। ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है कि जो पर्सन बाहर खड़ा हुआ है, जो रेस्ट पे है, उसको मैं बस की स्पीड से आगे जाता हुआ दिख रहा हूँ, करेक्ट है। लेकिन अगर मैं इसको देखूं, मैं अपने फ्रेंड को ऑब्जर्व करूं, तो मेरे लिए वही पर्सन सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, पीछे जा रहा है। मतलब कि मेरे लिए तो, मैं तो रेस्ट पे ही हूँ, मुझे पता है कि मैं बस में चल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं मेरे ऑब्जर्वेशन की बात करूँ, जो मुझे मेरी आंखें दिखाती हैं, जो मेरी आइज़ मुझे दिखा रही हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि वो जो पर्सन है मेरे लिए पीछे जाता हुआ दिख रहा है और सेम स्पीड से जाता हुआ दिख रहा है। मतलब कि अगर मैं इस पर्सन के ऑब्जर्वेशन की बात करूं, कि अगर मैं इस पर्सन के मोशन की बात करूं, तो मेरे रेस्पेक्ट में वही बॉडी सेम स्पीड के साथ पीछे जा रहा है, सेम स्पीड के साथ पीछे जा रहा है। असल में वो रेस्ट पे है, असल में वो आदमी रेस्ट पे है, लेकिन मेरे रेस्पेक्ट में मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो क्या है कि ये पर्सन सेम स्पीड के साथ अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, करेक्ट। मतलब कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हो, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हो, तो अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके उसमें ऐड कर देते हो, ठीक है, अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके उसमें ऐड कर देते हो। तो यही कहानी मैं कुछ यहाँ करने वाला हूँ, यही कहानी मैं कुछ यहाँ दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये चीज़ें काम करेंगी, कैसे हम समझेंगे कि आपकी जो रेन की जो डायरेक्शन है वो आपको असल में क्या होती है और आपको क्या ऑब्जर्व होती है, वो मैं कुछ आपको इससे समझाने वाला हूँ। तो इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। चलो बच्चों, अब रिलेटिव मोशन का जो सेकंड पार्ट है, जो अपना सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। क्या है? रेन मेन प्रॉब्लम। फर्स्ट सेक्शन था हमारे पास रिवर मेन प्रॉब्लम, जो रिवर बोट प्रॉब्लम थी उसकी बात की थी। अब बात करना था रेन मेन के लिए, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, बड़े एक सिंपल से बात करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं कि मानो कि एक बस है हमारे पास, ठीक, और बस के अंदर बैठा हुआ हूँ मैं, ठीक, पर्सन नंबर ए, और मेरा एक फ्रेंड है जो बाहर सड़क पे खड़ा हुआ है, पर्सन नंबर बी, मुझे ये बस स्टैंड पे छोड़ने आया था, ठीक है। अब हुआ क्या, बस ने चलना किया स्टार्ट किसी स्पीड v के साथ, तो होगा क्या, मेरे दोस्त को मैं बस की स्पीड के साथ आगे जाता हुआ दिखने वाला हूँ, करेक्ट। जो रफ्तार बस की है वही रफ्तार मेरी है, वो रफ्तार इसको दिख रहा है, करेक्ट। तो इसको मैं रफ्तार v के साथ आगे जाता हुआ दिख रहा हूँ, करेक्ट। लेकिन ट्विस्ट ये है कि मुझे मेरा जो फ्रेंड है सेम स्पीड से पीछे जाता हुआ दिख रहा है। देखो असल में बात यह है, मुझे पता है कि वो सड़क पे खड़ा हुआ है, हमने दिमाग लगाना नहीं है, जो हमारी आंखों को दिख रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। कि मुझे क्या दिख रहा है कि वो मेरा जो फ्रेंड है जो बाहर सड़क पे चुपचाप खड़ा हुआ है, वो मुझे मेरे चलने के बाद मेरी ही स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है, समझ रहे हो। तो यही पर्सन जो रेस्ट पे है, ठीक है, ये मेरे रेस्पेक्ट में स्पीड v के साथ अपोजिट जा रहा है। अब से इसका मतलब क्या है, देखो रिलेटिव मोशन में जब भी बात किया था कि आप जो जिसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे होते हो उसकी स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, ठीक है। या फिर इनडायरेक्टली बोलूं कि जो मेरा स्पीड है उसको अपोजिट करके इसमें ऐड कर दिया है ना, जो मेरा स्पीड है उसको अपोजिट करके इसमें ऐड कर दिया। तो जब भी आपको किसी का रिलेटिव स्पीड निकालना हो, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव स्पीड देख रहे हो अपने रेस्पेक्ट में, तो जो अपनी स्पीड है उसको करो उल्टा और इसमें कर दो ऐड, समझ रहे हो। जो मेरी स्पीड है उसको करो उल्टा, इसमें ऐड कर दिया, तो इससे आपको उसकी रिलेटिव स्पीड मिल जाएगी, ठीक। अब हुआ क्या, असल में था ये रेस्ट पे, मेरी वजह से ये मुझे यहाँ जाता हुआ दिख रहा है, जा नहीं रहा है, ठीक है, ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। असल में ये बंदा रेस्ट पे था, असल में ये पर्सन रेस्ट पे था, लेकिन मुझे ऑब्जर्व हो रहा है पीछे जाता हुआ, और इसी के बेस पे मैं समझाऊंगा रेन मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखो पहले इसको लिख लो याद रखने के लिए कि कैसे आप इसका रेफरेंस ले रहे हो, ठीक है। चलो अब क्या बोल रहे हैं कि सर इसकी हेल्प से कैसे समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनकी टर्म्स की कि रेन मेन में क्या क्या टर्म पढ़ने वाले हो। सबसे पहला टर्म वेलोसिटी ऑफ रेन। हमने कहा था कि जब इनके साथ में कुछ नहीं लिखा हो, इसका मतलब क्या है कि वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कि जो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी है जहाँ पर वो आ रहा है वो दिखने वाला है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि वी आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वर्टिकली नीचे आ रहा है, करेक्ट। मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन, कुछ नहीं लिखा हुआ साथ में, तो ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैन कितनी रफ्तार से कितना स्पीड से चल रहा है, ये उसका एक्चुअल मोशन होगा, ठीक। फिर एक टर्म हमारे पास आता है क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक। क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ
रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, कि मैन को क्या ऑब्जर्व होने वाला है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड बाय मैन। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये होता है कि मैन भी आपके दो केस में ऑब्जर्व कर सकता है। एक, जब वो खुद रेस्ट पे हो, जब वो खुद रेस्ट पे है मतलब कि इनडायरेक्टली वो ग्राउंड ही है, वो रुका हुआ है, तो जो अब वो स्पीड ऑब्जर्व करे, जब मैं चुपचाप खड़ा हुआ हूँ, अब मान लो बारिश गिर रही है, मैं रुका हुआ हूँ, तो क्या हुआ होगा कि भैया हम हैं ग्राउंड, अब ग्राउंड ऑब्जर्व कर रहा है किसको, रेन को, तो रेन की जो असल रफ्तार है मुझे वही दिखने वाली है। हाँ है ना, आसान सी बात। ठीक है, अब सोचो कि अब मैं कर रहा हूँ मोशन स्टार्ट, मैंने चलना कर दिया स्टार्ट, तो जब मैं मोशन करूँगा तो अब मेरे मोशन की वजह से मुझे उसका जो वेलोसिटी है वो कुछ और ऑब्जर्व होगा। अब ये याद रखना कि वेलोसिटी की वजह से सिर्फ डायरेक्शन, सिर्फ वैल्यू ऐसा नहीं, दोनों में ही चेंज आता है, दोनों में ही चेंज आ सकता है। और ये चीज़ हमने रिवर मैन में देखा है कि जब आपने रिवर के एस्पेक्ट में बात किया तो उसका असल वैल्यू कुछ और ही निकल के आ रहा था। ठीक है, जब आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहे थे, जब रिवर के रेस्पेक्ट में देख रहे थे, तो दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग थी। एक उसकी स्पीड जब आप रिवर के रेस्पेक्ट में देख रहे थे तो उसका एक्चुअल स्पीड मिलता था, फिर जब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखते थे तो खुद का प्लस रिवर का मिलता था। तो वैसी कहानी कुछ यहाँ पर है। तो एक जो हम ये बोल रहे हैं कौन सा वाला, वी आर, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू मैन एट रेस्ट। ठीक है, और वी आर एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इन मोशन। चाहो तो ऐड कर देते हैं यहाँ पर मैन इन मोशन। ठीक, जब आपका मैन मोशन कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे पता होना चाहिए, इस चीज़ को लिख लो, आगे बढ़ाया जाए कहानी को। चलो अब देखो, मेजरली यहाँ पे हमारे पास दो ही केस आते हैं। ठीक है, मेजरली दो ही केस आएंगे और उसी की बात करूँगा। पहले एक सिंपल चीज़ आपको समझा देता हूँ। देखो डायग्राम को समझते हैं पहले इसको। देखो ये चीज़ बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है कि असल में जो मेरी रेन है, ठीक है, असल में जो हमारी रेन है वो ऐसे आ रही है। ठीक, ये रेन मेरे पास कुछ ऐसे यहाँ पर आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्चुअल वेलोसिटी है वर्टिकल से थीटा एंगल पर। ठीक, अब जब हम रेस्ट पे हैं तो मुझे बिल्कुल यही दिखने वाला है, बिल्कुल मुझे यही टर्म दिखने वाली है। ठीक, अब क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं अपना मोशन स्टार्ट करूंगा, चलो हमने मोशन स्टार्ट किया तो होगा क्या कि सर हमने बताया था कि जहां हम जा रहे हैं हमारा फ्रेंड हमें उसी रफ्तार से पीछे जाता हुआ दिखता है। करेक्ट, तो होगा क्या कि जैसे ही मैंने आगे चलना किया स्टार्ट, तो हुआ क्या, मेरे मोशन की वजह से मुझे ये जो वेलोसिटी है पीछे जाती हुई दिखी। तो हुआ क्या कि जैसे जैसे मेरी वेलोसिटी को बढ़ाऊंगा, पहले वो मुझे यहाँ ऑब्जर्व होगा, और बढ़ाया वो मुझे यहाँ ऑब्जर्व होगा, और बढ़ाया वो मुझे यहाँ ऑब्जर्व होगा, और बढ़ाया मुझे यहाँ ऑब्जर्व होगा, और बढ़ाओ यहाँ ऑब्जर्व होगा। तो डिपेंडिंग मैन की वेलोसिटी क्या है, वो इतनी सारे वैल्यूज को अचीव कर सकता है, इतनी सारी डायरेक्शन वो चेंज कर सकता है। मतलब कि हमारे मोशन की वजह से जो रेन एक्चुअल में यहाँ कहीं आ रही थी वो मुझे इतने पोजीशन पे दिख सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोजीशन उसके पास आ सकती है। सर कैसे, देखो डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ खड़े हो, मैंने फिलहाल रेस्ट पे, तो एक्चुअल में उसको यही दिखने वाला है। अगली कहानी देखो, हमने चलना स्टार्ट किया तो मुझे वो यहाँ ऑब्जर्व हो रही, किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे आ रहा था, असल में 5 पर थीटा पे ऑब्जर्व हुआ। ठीक, चलो रफ्तार को थोड़ा और बढ़ाया जाए, और बढ़ा दिया, अब मुझे वो वर्टिकल ऑब्जर्व हो रही है। करेक्ट, रफ्तार को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, लो और बढ़ाया, अब वो मुझे पीछे ऑब्जर्व हो रही है। ठीक है, असल में वो जा अभी भी वहीं रही है, असल में वो गिर वैसे ही रहा है, लेकिन वो मुझे यहाँ ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी कुछ कहानी इसके साथ होने वाली है कि सर कैसे, समझ में थोड़ी फीलिंग से नहीं आई। फीलिंग कैसे दिलाए, देखो कभी आपने बारिश में बाइक चलाई है, तो क्या होता है जब बारिश में बाइक चलाते हो तो जो बारिश असल में वर्टिकल ऐसे गिर रही है, ठीक है, वर्टिकल आके गिर रही है, तो अगर तरीके से सोचो कि अगर रेन वर्टिकल आके गिर रही है तो वो बारिश आके आपके सर पे लगनी चाहिए यहाँ पर। लेकिन जब बाइक चला रहे हो या फिर साइकिल चलाते हो तो वो बारिश आपको चेहरे पे ऐसे आके लगती है सामने से। हुआ क्या कि जो बारिश असल में ऐसे नीचे गिर रही थी, नीचे ऐसे आ रही थी, हमारे जाने की वजह से वो हमें क्या ऑब्जर्व हो रही है, ऐसे ऑब्जर्व हो रही है, पीछे आती हुई। जब ऐसे पीछे आएगी तो क्या होगा, हम आ रहे हैं इस तरफ, वो आ रही है ऐसे, और हमारे चेहरे पे आके टकराती है।
समझ पा रहे हो? ठीक है, तो क्या हो रहा है, हमारा मोशन हमें कुछ और दिखा देता है, असल में जो हो रहा है वो नहीं दिखा रहा, हमारा मोशन हमें कुछ और दिखा देता है। तो उसके बेस पर मैं यहाँ पे 2 केस पढ़ूंगा। मोस्टली आपके क्वेश्चन उन्हीं 2 केसेस से आते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पहले केस नंबर 1। ठीक, केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या है कि जो रेन है वो आपकी एक्चुअल में आ रही है वर्टिकल, रेन आपकी एक्चुअल में वर्टिकल आ रही है और आपके मोशन की जैसे वो आपको किसी एंगल पे दिखना स्टार्ट होती है। ध्यान से सुनो कि रेन एक्चुअल में वर्टिकली नीचे आ रही है विद स्पीड वी आर। ठीक, मैं कैपिटल आर दिखा रहा हूँ, चाहो तो आप स्मॉल आर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी वी आर के साथ नीचे आ रहा है। ठीक, वर्टिकल नीचे। अब मैंने मोशन करना किया स्टार्ट इस तरफ, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हमने कहा कि जहां हम जाएंगे रिवर उसके क्या होता है, जो रेन है उसके अपोजिट बेंड हो जाएगी। अगर मैं आगे जा रहा हूं तो मेरे अपोजिट ये बेंड हो जाएगा, लो बेंड होकर हमने कर दिया यहाँ पर। ठीक, तो अब मुझे यहाँ ऑब्जर्व हो रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, ये वो वेलोसिटी है जो मैन को ऑब्जर्व होगा जब वो मोशन कर रहा होगा। ठीक, मान लेते हैं कि आपको ये एंगल थीटा पे ऑब्जर्व हुआ है, ये थीटा एंगल पे ऑब्जर्व हुआ है। तो सर इसमें क्या क्या होने वाला है, देखो क्या बात कर रहे हैं कि अब मुझे ये वी आर पता है और वी एम पता है, इसके बेस पे मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ। क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल मतलब कि सर जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, राइट एंगल बन गया। तो क्या मैं इसके बेस पर वी आर एम कोस थीटा इक्वल टू वी आर बोल सकता हूँ, वी आर एम cos थीटा इक्वल्स टू वी आर बोल सकता हूँ। दूसरा वी आर एम साइन थीटा को क्या वी एम बोल सकता हूँ, या पाइथागोरस का यूज़ करते हुए वी आर एम स्क्वायर इक्वल्स टू वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। ठीक, तो हमें जो भी चाहिए वो इन 3 इक्वेशन से बड़े आराम से निकाल सकते हो, बड़े ही सुकून से। चाहो तो यहाँ टेन थीटा लिख लो, कोस थीटा लिख लो, जो आपकी मर्जी हो। टेन थीटा से क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, क्या बन जाएगा वी एम डिवाइडेड बाई वी आर। ठीक, तो होगा क्या कि असल में रेन आ रही है वर्टिकल, हमारे मोशन के समय कहाँ जाती हुई पीछे जाता हुआ दिख रहा है, तो आप बन गया हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर हम ये ट्रायंगल बना लेते हैं, एक बार ये ट्रायंगल बन जाए फिर ये बच्चों का खेल है, फिर ये हमारे लिए बच्चों का खेल है। एक बार ये डायग्राम बन गया तो ये बच्चा इक्वेशंस को लगा देगा और बड़े आराम से इसको सोल्व कर देगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर एंगल पता हो तो साइन थीटा कोस थीटा में पता होता है। अब इनमें से कोई भी एक पता होगा, दूसरा आपसे पूछ लेगा। बस समझना ये कि इनपुट हमें 2 चाहिए, एटलीस्ट 2 इनपुट चाहिए, तब जाके आप इन कहानियों को सोल्व कर पाओगे। तो किसी भी क्वेश्चन के लिए 2 इनपुट चाहिए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक, ये हुआ मेरे पास टाइप नंबर 1। असल में रेन वर्टिकल आ रही है और मोशन के जैसे एंगल थीटा पे जाता हुआ दिखता है। ठीक है, मोशन एक्चुअल वर्टिकल है, मोशन के जैसे पीछे जाता हुआ ऑब्जर्व हो रहा है। इसको स्क्रीन पॉज करो, छाप लो। नेक्स्ट, इसी को दिखाता हूं मैं आपको डायरेक्टली यहां पर। केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या है कि रेन एक्चुअल में गिर वर्टिकल, सॉरी रेन एक्चुअल में आ किसी एंगल पर रहा है, रेन एक्चुअल में किसी एंगल पे आ रहा है, ऐसा कुछ वर्टिकल से थीटा एंगल पर, और हमारे मोशन की वजह से हमने जो मोशन स्टार्ट किया इस तरफ वी एम, उसकी वजह से अब मुझे वो वर्टिकल ऑब्जर्व हो रहा है। समझ रहे हो, एक्चुअल में रेन गया यहाँ पर था वी आर के साथ, और अब मुझे वो ऑब्जर्व हो रहा है वर्टिकल, क्योंकि मैं जा रहा हूँ आगे, क्योंकि मैं गया आगे तो मुझे वो पीछे बेंड कर देगा और वो मुझे यहाँ ऑब्जर्व हो रहा है। असल में यहाँ आ नहीं रहा है, असल में वो आ यहाँ आ रहा है, लेकिन मुझे ऑब्जर्व यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक्चुअल एंगल, इनिशियल में जो एंगल था थीटा दिया हुआ था, थीटा ये पता है। फिर से सेम कहानी हो गई, सर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये वी आर एम हो गया। ठीक, तो अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्मेट में बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्या हम इसको कुछ ऐसा लिखते हैं क्या, वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर लिखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग वी आर एम वेक्टर प्लस वी एम वेक्टर इज इक्वल टू वी आर वेक्टर। ठीक है, अब वेक्टर का ट्रायंगल लो क्या बोलता है कि जो इन 2 वेक्टर को आप सम कर रहे हो रिजल्टेंट उसके क्लोजिंग साइड होती है ट्रायंगल की, वी आर एम प्लस वी एम। वी आर एम कहाँ पर है सर, ये रहा, एक्चुअली लिखा नहीं, लिखा हुआ है आपका, थोड़ा डायग्राम मिक्स हो गया, ये आपका वी आर एम है। ठीक है,
ये VRM है, ये VM है, क्या दोनों का सेंस सेम है क्या? ये वर्टिकल नीचे, ये वर्टिकल, ये अपना हॉरिजॉन्टली आगे, ठीक है, देख पा रहे हो, ये नीचे है, ये आगे है, तो VRM प्लस VR और क्लोजिंग साइड VR, क्या ये इस चीज़ को प्रूफ कर रहा है क्या? ठीक है, ये बात कर रहे हैं, ठीक है, इतना चीज़ मुझे क्लियर हो जाना चाहिए। अब जैसे हमने लास्ट डायग्राम में लिखा था, सेम चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो। कैसे? देखो, ये कंपोनेंट इसका यहाँ पर, तो VR cos थीटा इक्वल्स टू VRM, VR sin थीटा इक्वल्स टू VM, पाइथागोरस लगा दो फिर से, क्या हो जाएगा? VR स्क्वायर इक्वल्स टू VRM स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर, ठीक है, ये कहानी। तो ये 3 इक्वेशन, कुछ डेटा दिया होगा, कुछ आपको फाइंड करना होगा, सिंपल इनका यूज़ कर सकते हैं। कि सर क्या इनको याद करना है क्या? बिल्कुल नहीं करना है, याद बिल्कुल नहीं करना है। 2 सिंपल से केस देखें, बस ये डायग्राम समझना है। अगर ये डायग्राम बन गया तो दुनिया जहान की चीज़ें इससे निकाल सकते हो आप। बस 2 चीज़ें कोई भी दे दो, वो आपसे कोई भी 2 डेटा आपको देगा और आपसे जो मर्जी पूछ लेगा इसमें। तो बस उसके लिए मुझे ये ट्रायंगल बनाना आना चाहिए। तो 2 सिंपल केस देखा, एक वर्टिकल आ रहा है, मोशन किया, किसी एंगल पे दिख गया, ठीक। दूसरा किसी एंगल पे आ रहा है, मोशन किया, वर्टिकल दिख गया, ठीक। ये 2 केस देखे, इन 2 केस में आपके रेन मेन प्रॉब्लम हो जाती है खत्म। इसके अलावा आपसे वो पूछेगा नहीं, सिलेबस में सिर्फ इतना आता है, कोई खास डिटेल से पूछता नहीं है, ठीक है। तो स्क्रीन पॉज करो और इसको छाप लेंगे, ठीक है। चलो, अब एक थर्ड केस जो आपको दिखाते हैं, कभी कभार उसमें से सवाल पूछ ली जाती है। देखो, एक कुछ चीज़ें लिखा हुआ है, पर इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इफ वेलोसिटी इज नॉट मेंशन्ड विदाउट स्पेसिफाइंग द फ्रेम, कि किस फ्रेम में, किस रेफरेंस से आप उसको ऑब्जर्व करो, ये नहीं लिखा हुआ हो, तो क्या बोलेंगे? अज्यूम इट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमने यही बोला है कि जब साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ, जब साथ में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तब से उसका मतलब यही है कि वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट, इन मेनी केसेस अ बॉडी ट्रेवल इन वाटर और इन एयर, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट you will have to figure out whether the velocity with respect to water or air with respect to the ground। तो आपको ये उसके रेफरेंस में देखना पड़ेगा। जैसे हमने देखा था, एयरप्लेन वाला केस देखा, रिवर वाला केस देखा, रेन वाला केस देखा, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि उसमें क्या बोलना चाह रहा है, कि वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बता रहा है, या एयर के रेस्पेक्ट में, या रिवर के रेस्पेक्ट में, या क्या बोलते हैं रेन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो कुछ भी सवाल अपन से बन सकता है, बस हमें उन टर्म्स को पढ़ना आना चाहिए, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो जब भी हम, हर टीचर यही बोलता है कि जब भी आप क्वेश्चन रीड करते हो, उसको 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ा जाए, ताकि एटलीस्ट जो टर्म्स हैं, जो आपको डेटा गिवन है, वो क्या है वो आप समझ पाओ। अब अगर वो समझ में आ गया और एक बार हमारा ट्रायंगल बन गया, तो इसका क्वेश्चन बड़ा आसान है, ठीक। चलो आगे बढ़ाया जाए। अब ये केस हम देख चुके हैं। देखो, ये केस कि अगर मानो कि आप स्पीड इतना बढ़ा दो कि वो वर्टिकल से बेंड होकर पीछे की तरफ आ जाए, वर्टिकल से बेंड होकर पीछे आ जाए, तो ये भी एक केस बन जाता है। लेकिन इसमें से क्वेश्चन मोस्टली नहीं पूछा जाता है, इसमें केस आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन अगर फिर भी लिखना चाहें इस डायग्राम के लिए, ठीक। तो क्या देखोगे, एक बड़ा सा ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा है, ये फाई है। अगर मैं इसका कंपोनेंट यहाँ लेता हूँ, कहाँ पर? वर्टिकल में, ठीक है। तो क्या ये वैल्यू VRM cos थीटा होना चाहिए, और VR का कंपोनेंट इस तरफ कितना आएगा? VR cos फाई। इक्वेशन नंबर 1 चलेगा। तो आप इसकी हेल्प से इनमें रिलेशन फाइंड कर सकते हो, क्योंकि इनिशियल में वो कहाँ था और किस एंगल पे था ये हमें पता था। इनिशियल में किसकी स्पीड क्या थी और किस एंगल पे था, वो चीज़ हमें पता थी। बाकी कहानी हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी कहानी आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो। और ये क्या है? VM है। तो इसके हिसाब से कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन मेरे पास है, क्या वो VRM साइन थीटा प्लस इसका कंपोनेंट यहाँ पर VR साइन फाई। तो फिर से होगा 2 इक्वेशन, 2 अननोन, सॉल्व करना हो जाएगा आसान, ठीक। बाकी मेरे अकॉर्डिंग इस पार्ट तक चीज़ें नहीं पहुँचती है, फर्स्ट के 2 केस में आपके केसेस खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो मेंस और नीट लेवल पर इससे ज़्यादा हमसे नहीं पूछता है। और रही बात एडवांस की, एडवांस इस टॉपिक को छूता भी नहीं है, उनके लिए टॉपिक बड़ा बेकार है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ लिमिटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वही आपसे बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो जेई मेंस और नीट के हिसाब से आपके जो फर्स्ट 2 केस थे वो सफिशिएंट है। रिवर मैन प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है,
रिलेटिव मोशन, जब हमने पूरी कहानी पढ़ी वो सब की सब इसमें ख़त्म होके आ जाती है। ठीक है, तो हमने 1D देख लिया, 2D देख लिया, ये हाँ होता है आपका रिलेटिव मोशन की कहानी ख़त्म। बहुत सारे क्वेश्चन कीजिए, बहुत सारे प्रैक्टिस कीजिए, हमने मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर कवर कर दिया है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपकी ये टॉपिक उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बट याद रखना इसमें आपका डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, फ्रेम कहाँ पर है, फ्रेम का मोशन क्या है, इन सब पे चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगी। ठीक है, तो यहाँ होती है आपकी ये चैप्टर क्या मतलब रिलेटिव मोशन की कहानी ख़त्म। सो आई होप you did follow the lecture. See you in the next one. All the best.